Hello everyone, this is Sakshi Vashnoi and welcome to Magnet Brains. सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम हमारे जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप सो कि आप लोगों को वो अच्छे से क्लियर भी हो चुके होंगे। हम लोगों ने अभी तक इस पर्टिकुलर बुक में पढ़ा कि इंडिपेंडेंस जब मिली थी, जस्ट ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, फिर उसके बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट मीन्स 1950 से लेकर 1990 तक की इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। फिर थर्ड चैप्टर में हमने देखा था हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए थे वो उनमें क्या क्या चेंजेस आए थे और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों किए गए थे। एंड 1990 तक हम लोगों ने पढ़ा था अपने सेकेंड चैप्टर में, एंड 1991 का जो सिनेरियो था वो हम लोगों ने कब पढ़ा, अपने थर्ड वाले चैप्टर में, दैट आफ्टर 1991 ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम लोगों ने स्टार्टिंग के तीनों चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज, ये जो तीनों चैप्टर है उसका हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर भी है। सो अब हम अपना जो फोर्थ चैप्टर है उससे स्टार्ट करेंगे। फोर्थ चैप्टर है कौन सा, क्या नाम है उसका? सो फोर्थ चैप्टर है हमारा पावर्टी, राइट। पावर्टी बहुत नाम सुना है, पावर्टी का मतलब पता है गरीबी होती है, लेकिन पावर्टी का एक्चुअल में मतलब क्या है? अब गरीबी होती है, पावर्टी हम समझ रहे हैं कि हम गरीबी से रिलेटेड हमारी जो पूरी स्टोरी है वो होने वाली है, लेकिन एक्चुअल में पुअर होते कौन है, एक्चुअल में पावर्टी होती क्या है? अब अगर मैं देखूं तो मैं अगर अपना कंपैरिजन करूं मुकेश अंबानी से तो मैं पुअर हो गई। वो तो डिपेंड करता है ना आप किससे कंपैरिजन कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में मैं बोलूं तो मैं पुअर नहीं हूं, बिकॉज मेरे पास में इतनी मीन्स ऑफ अर्निंग है कि मैं एटलीस्ट अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो अच्छे से फुलफिल कर सकूं, राइट। और जो इंसान, जो एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी बेसिक जो नेसेसिटीज है अगर वो फुलफिल कर पा रहा है तो उसे हम पावर्टी नहीं बोलते, मतलब कि उसे हम पुअर नहीं बोलते। हम लोगों ने ये बहुत देखा है, बहुत सुना है, हर रोज ये न्यूज में चलता है कि जो आपकी इंडिया है उसमें बहुत ज्यादा पावर्टी है, इंडिया में पावर्टी इंक्रीज हो रही है, पुअर कम नहीं हो रहे हैं, पुअर बढ़ते जा रहे हैं। एंड आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस हम लोगों ने ये देखा कि और ज्यादा पावर्टी जो है इंक्रीज हो गई, बिकॉज लोगों की जॉब चली गई, जिसके छोटे छोटे बिजनेसेस थे वो बंद हो गए, काफी टाइम तक लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के कारण उनकी कोई अर्निंग नहीं हो पाई। तो ये जो 2020 का पूरा सिनेरियो था, 2020 में जो कोरोना वायरस आया उसके कारण भी बहुत सारी चीजें जो है वो पावर्टी की साइड लेकर गई हमारे नेशन को, राइट। तो अब एक्चुअल में ये जो पावर्टी है उसके बारे में हमें पता तो होना चाहिए ना। अभी आप इस चैप्टर में बहुत सारे न्यू कंसेप्ट्स पढ़ोगे जिसमें कि आप लोगों को पता चलेगा कि अच्छा हम इन्हें पुअर बोलते हैं, या ये जो है ये चीजें होती हैं, इनमें क्यों पुअर होते हैं, क्यों पावर्टी अराइज होती है, क्यों लोग नहीं इतनी जो उनकी नेसेसिटीज है वो क्यों नहीं फुलफिल कर पाते। ये सारी चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ओके। सो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग अपना जो ओवरव्यू है चैप्टर का वो देखेंगे कि हम लोग क्या क्या इस चैप्टर में कवर करेंगे। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा इसी पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। कैसे हम लोग इस चैप्टर के लिए मतलब कि पावर्टी को पढ़ना क्यों जरूरी है, एंड उसके बाद में उससे सही करना क्यों जरूरी है, ये चीज जो है ये हमें पता चलेगी इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। मीनिंग ऑफ पावर्टी, क्या होती है पावर्टी, देन हु आर पुअर। अब पुअर होते कौन है? अब मैं बोल दूं कि जो लोग, जो बेगर्स है वो पुअर है, क्या वो सही में पुअर है या नहीं है, ये चीज हम समझेंगे कि हम एक्चुअल में पुअर किससे बोलते हैं, ओके। मेजर्स ऑफ पावर्टी, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। दो मेजर्स होते हैं स्टूडेंट्स, रिलेटिव मेजर ऑफ पावर्टी और एब्सोल्यूट मेजर। अब ये दोनों मेजर्स क्या होते हैं, इंडिया में कौन सा मेजर इंप्लीमेंट किया जाता है और किसके थ्रू देखा जाता है कि पावर्टी कितनी है वो देखेंगे, ठीक है। फिर कंसेप्ट ऑफ पावर्टी लाइन। पावर्टी लाइन हम लोगों ने सुना है, बिलो पावर्टी लाइन इतने लोग हैं या अबव पावर्टी लाइन इतने लोग हैं। तो ये पावर्टी लाइन होता क्या है, इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए ना। कैसे पावर्टी लाइन डिटरमाइन की गई कि अच्छा अगर किसी की इनकम इतनी है या किसी की अर्निंग इतनी है तो वो बिलो आ रहा है या अबव आ रहा है, वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, और ये जो पावर्टी लाइन का कंसेप्ट ये कैसे समझा जाता है, और वो जो पावर्टी लाइन का एक लिमिट है कि अच्छा ठीक है बोल दिया कि अगर किसी की 200 रुपीज की इनकम है तो वो
अबव पावर्टी लाइन कहलाएगा। तो ये 200 रुपीज कैसे डिटरमाइन किया गया ये हम समझेंगे। ये एक्चुअल में सही फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को बताया। द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, इंडिया में कितने नंबर ऑफ पुअर हैं। फिर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के कॉजेस क्या है, क्यों पॉवर्टी अराइज होती है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी, ये चीज तो हमें पता है गवर्नमेंट का काम है सोशल वेलफेयर करना, गवर्नमेंट का काम है उनके नेशन के बेनिफिट में जो चीजें हैं वो करना है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आती हैं ताकि वो स्कीम्स जो है वो पुअर लोगों को हेल्प कर सके, वो उन लोगों को हेल्प कर सके जो डेली उनकी बेसिक नेसेसिटीज है वो पूरी ना कर पाए, या जो कि वनरेबल है, हम ये बोलेंगे, ठीक है। तो क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आई हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए वो भी हम पढ़ेंगे। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, अब ये कुछ प्रोग्राम्स हैं कि गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट का जो अप्रोच है कि वो कैसे पॉवर्टी हटाएगी, तो गवर्नमेंट का एक ये भी अप्रोच है कि गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स सेटअप करती है, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार योजना, ठीक है। ये एक क्या है, ये एक प्रोग्राम है, इसमें जो है गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देगी और लोगों को पैसा मिल जाएगा, तो उनकी जो अर्निंग है वो हो जाएगी, उससे वो लोग अपनी जो नेसेसिटीज है वो फुलफिल कर लेंगे। तो ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किए, कौन कौन से प्रोग्राम्स वो लेकर आई है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, अब ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए इनको हम क्रिटिकली इवैल्यूएट भी करेंगे। क्रिटिकली इवैल्यूएट करने का मतलब क्या होता है कि हम देखेंगे कि वो कितने यूजफुल रहे, कितने नहीं रहे, ओके। मतलब कि हम बिल्कुल एक सही जजमेंट देंगे कि आपके ये जो प्रोग्राम्स थे ये कितने पानी में थे। सिर्फ ऐसा तो नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम्स जो है लॉन्च कर दिए, इंप्लीमेंट कर दिए, लेकिन उनका कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिला हमें। तो ये चीज हम पढ़ेंगे कि कैसे ये जो प्रोग्राम्स हैं वो कितने सही थे, कितने गलत थे, मतलब कि उनका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने वाले हैं हम। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम कवर करेंगे हमारे इस चैप्टर में। आई होप सो कि ये जो सारे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं ये तो आप लोगों को एक बार समझ में आ गए होंगे कि अच्छा ठीक है ये पढ़ना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर का। ये एक्सट्रैक्ट जो है वो आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ओके। सो व्हाइल एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1947, जवाहरलाल नेहरू हैज सेड, this achievement, that is independence, is but a step and opening of opportunity to the great triumphs and achievement that await us, the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में क्या कहा था कि ये जो इंडिपेंडेंस हमें मिला है, ये जो अचीवमेंट हमें मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप है। स्टेप किस चीज के लिए? स्टेप है कि अब आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि आप पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड डिजीज एंड इनइक्वालिटी जो है ये सारी चीजें हटा सके आपकी कंट्री से। जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो हमें पता है हमारी कंट्री में लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल थे। सिर्फ कुछ रेयर केसेस में हमें पता था कि कुछ यहाँ पर वेल्दी लोग भी थे, बट हम जो बोलेंगे मेजॉरिटी क्या थी, यहाँ पर हमें पॉवर्टी देखने को मिली थी, राइट। तो ये जो पॉवर्टी थी उसे एंड करना, ये जो इंडिपेंडेंस मिला है ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस पॉवर्टी को एंड करें। ये जो डिजीज फैली हुई है हमारी कंट्री में, डिजीज इन दी सेंस व्हाट स्टूडेंट्स, तो देखो जब एक अगर हम पुअर लोगों की बात करें, अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो क्या हो रहा है उसमें कि लोगों के पास में खाने के लिए जो खाना नहीं है, ठीक है, उनके पास में वो जो उनकी एक प्रॉपर डाइट होती है वो उन्हें मिल नहीं पा रही, उसकी वजह से उनकी जो बॉडी है वो वीक हो जाती है। फिर कुछ लिविंग कंडीशंस सही नहीं होती है तो उसकी वजह से उन्हें कोई डिजीजेस का भी सामना करना पड़ता है। एंड उसके बाद में क्या होता है, उनके पास में ट्रीटमेंट के लिए उतना मनी भी नहीं है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि वो डिजीज जो है वो उन्हें खा जाएगी, मतलब कि जो डिजीज है वो उन्हें अंदर से पूरा खत्म कर देगी और वो फिर वो जो है हो सकता है थोड़े टाइम में उनकी डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, राइट। तो ये जो पॉवर्टी है ये हटाओ, डेथ हटाओ, आई मीन डिजीजेस हटाओ, इनइक्वालिटी जो है वो हटाना है, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था 1947 में। However, we need to know where we stand today.
Poverty is not only a challenge for India, as more than 1/5 of the world's poor live in India. ठीक है, जो पावर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के चैलेंज नहीं है, बस हाँ हम इससे पता है कि जो इंडिया है उसमें 1/5 से ज्यादा पूरी वर्ल्ड के जो पुअर हैं उसका अगर हम शेयर देखें तो 1/5 से ज्यादा इंडिया में रिसाइड कर रहे थे। तो ये एक चैलेंज तो है ही है हमारे लिए, लेकिन साथ साथ में पूरी वर्ल्ड के लिए भी एक चैलेंज है कि उन्हें भी जो है पावर्टी रिमूव करनी है, बट ऑल्सो फॉर दी वर्ल्ड। ठीक है, where about 300 million people are not able to meet their basic needs. सिर्फ इंडिया ही नहीं, किसके लिए चैलेंज है, पूरी वर्ल्ड के लिए चैलेंज है। Poverty has many faces which have been changing from place to place and across time and has been described in many ways. अब देखो वही चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई कि पुअर हम किस सेंस में बोल रहे हैं कि कोई पुअर है या कि एक पावर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक कॉमन कंसेंसस पर आना जरूरी है, कॉमन हमारे पास में चीज होनी चाहिए कि अच्छा हम इस बेसिस पर बताते हैं कि कौन पुअर है। ओके, अदरवाइज जो पुअर है वो प्लेस टू प्लेस डिफर करेगा, वो जो पर्सन टू पर्सन है वो डिफर करेगा। प्लेस टू प्लेस कैसे डिफर कर रहा है, अर्बन में कोई और, अर्बन एरियाज में कोई और पुअर है, रूरल एरियाज में कोई और पुअर है। तो जो पावर्टी है वो डिफरेंट वेज में डिस्क्राइब की जा सकती है, डिफरेंट लोगों के थ्रू, डिफरेंट जगह के थ्रू और डिफरेंट मेथड के थ्रू। ठीक है, मोस्ट ऑफन पावर्टी इज अ सिचुएशन दैट पीपल वांट टू एस्केप। पावर्टी कौन चाहेगा, आप चाहोगे क्या? नहीं ना, आप नहीं चाहोगे कि आप पुअर रहो, आप यही चाहोगे कि आपके पास में खूब सारा मनी हो, आप आपकी लाइफ बहुत अच्छे से जो है पूरी कंप्लीट करो। कोई भी तो नहीं चाहेगा कि पावर्टी के अंदर आए वो या वो पुअर हो। तो पावर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जो कि हर एक पर्सन उससे बचना चाहता है, वो एस्केप करना चाहता है। ठीक है, सो पावर्टी इज अ कॉल टू एक्शन, और इसीलिए जो पावर्टी है वो एक कॉल टू एक्शन है। मतलब कि पावर्टी को हटाना बहुत जरूरी है, पावर्टी पर वर्क करना बहुत जरूरी है। ओके, for the poor and the wealthy alike, a call to change the world so that many more may have enough to eat, adequate shelter, access to education and health, protection from violence and a voice in what happens in their communities. Okay, तो पावर्टी सिर्फ और सिर्फ हमें पुअर के लिए नहीं बल्कि जो वेल्दी हैं उनके लिए भी हटाना जरूरी है, ताकि यहाँ पर जो हमारी पूरी वर्ल्ड है वो चेंज हो, हर एक पर्सन के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी हो कि वो स्टडी कर सके, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी हो कि वो उनके जो भी आर्ग्यूमेंट्स है वो बता सकें, वो अपनी जो राइट टू स्पीच है ओके वो बहुत अच्छे से जो है पूरा उसका जो राइट टू स्पीच है उसे अच्छे से खुद पर इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, मतलब कि देखो एक सिंपल सी चीज है कि अगर आप चलो थोड़ा सा एक रूरल बैकग्राउंड में जाते हैं, एक एग्जाम्पल लिया हमने कि भाई जो रूरल उसमें है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक या दो फैमिलीज बहुत वेल्दी हैं, बाकी सारे जो लोग हैं वो काफी पुअर है। तो जो भी मेन डिसीजंस होंगे वो यूजुअली कौन लेगा, वो जो एक दो लोग जो वेल्दी हैं जिसके पास में पैसा है, और जो पुअर है वो उनकी बात मानते हैं। अब अगर कोई पुअर ऐसा है जिससे वो जो भी पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया है वो उससे अच्छा नहीं लगा या उसके अकॉर्डिंग वो सही नहीं है, तो वो पुअर नहीं बोलेगा कि ये सही नहीं है। रीजन, क्योंकि उसके मन में डर है, वो सोचेगा कि हमें इस पर्टिकुलर चक्कर में नहीं पड़ना है, जो वो बोल रहे हैं वही सही है। तो देखो यहाँ पर इनइक्वालिटी दिखी कि सबके पास में राइट नहीं था उतना कि वो अपनी बात बता सके। तो पावर्टी हटाना बहुत जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ पुअर के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए, इस पूरी वर्ल्ड के लिए एक चेंज होना जरूरी है, एक वर्ल्ड को चेंज करना जरूरी है। तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है पावर्टी, ये हमारे सिलेबस में है ताकि हमें पता चले कि पावर्टी एक्चुअली क्या है, पावर्टी को हटाने के लिए क्या क्या किया गया है, कितना वो सही था कितना नहीं था, और पावर्टी हम किस वे में डिस्क्राइब करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे हु इज पुअर, पुअर कौन है।
बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। पुअर कौन है, आपको पता है क्या कौन है? मुझे तो नहीं पता है, अभी पता चलेगा कौन कौन किसे हम पुअर बोलते हैं। ओके, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने अपना जो चैप्टर है पावर्टी, उसका ओवरव्यू देखा था, ओवरव्यू पढ़ा था, एंड आई होप कि वो आप लोगों को क्लियर है। और थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन भी समझा था कि पावर्टी को पढ़ना क्यों जरूरी है, या पावर्टी एक चैलेंज क्यों है आपकी कंट्री के लिए, ठीक है, मतलब कि उसे हटाना क्यों जरूरी है। तो आई होप कि वो जो इसके पहले वाला लेक्चर था वो आप देख चुके हैं और वो आप लोगों को क्लियर भी है। तो अब जो आया है हमारा टॉपिक, हु इज पुअर, पुअर है कौन। देखो, अभी अगर हम नॉर्मली बिना इसे पढ़े बोलें कि पुअर कौन है, तो हम जनरल सेंस में क्या बोल देते हैं कि वो जो सब्जी बेचने वाले आते हैं ठेले लेकर, वो पुअर है ना। जो सफाई करने आते हैं वो पुअर हैं, जो बेगर्स हैं वो पुअर हैं, जो हम ट्रेन में देखते हैं कि जो बेगिंग करते हैं और कुछ वो ऐसे डांस वगैरह करते हैं, एंटरटेन करके जाते हैं ताकि उन्हें कुछ उसके लिए हम लोग मनी दे दें, वो पुअर है। हम अगर एक जनरल सेंस में बात करें तो हम इन्हीं सबको पुअर बोलते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में वो लोग पुअर हैं, ये चीज हमें समझना है। तो कौन होते हैं पुअर, ये देखते हैं हम, ठीक है। So in a country where a big mass of population is deprived of even minimum amenities of life for a long period, then such a country suffers from a vicious circle of poverty। यहाँ पर एक चीज समझो, मिनिमम एमिनिटीज ऑफ लाइफ, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जो मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो मिनिमम बेसिक नीड्स हैं, अगर वो किसी की एक लॉन्ग टाइम तक पूरी नहीं हो रही है तो वो पुअर कहलाता है, ठीक है। मतलब कि वो आप लोगों ने एक सुना होगा ना, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन है तो भाई ठीक है, काफी चीजें हैं हमारे पास में। तो अगर ये बेसिक चीजें किसी की फुलफिल हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो हम उसे पुअर कंसिडर नहीं करेंगे। पुअर कौन हो जाता है? पुअर हो जाते हैं जिनके पास में खाने के लिए खाना नहीं है, जिनके पास में रहने के लिए घर नहीं है, कपड़े नहीं है, और इसके साथ साथ में हेल्थ फैसिलिटीज भी नहीं है। ओके, तो ये इन्हें हम बोलते हैं पुअर। अब जो पुअर होते हैं, या फिर हम बोलें कि पावर्टी जो है इंडिया में, वो 2 पॉइंट से स्टडी की जा सकती है, अर्बन और रूरल, ठीक है। अर्बन क्या हो गया हमारा सिटी वाला एरिया, और रूरल क्या हो गया हमारा विलेज वाला एरिया। सो जो पावर्टी है इंडिया में, वो इन 2 पॉइंट्स में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अब अर्बन पुअर कौन होते हैं और रूरल पुअर कौन होते हैं, वो हम देख लेते हैं। So urban areas. In urban areas, poor people include pushcart vendors, street cobblers, rack pickers, beggars, etc. ये सब लोग जो हैं वो हमारे urban areas में poor कहलाते हैं। They possesses few assets. They reside in kacha hutments with walls made of baked mud and roofs made of grass, thatch, bamboo or wood. The poorest of them do not even have such dwellings. The urban poor are largely the overflow of rural poor who had migrated to urban areas in search of alternative employment and livelihood. ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि आप लोगों को अर्बन पुअर के बारे में बताई गई। अर्बन एरियाज में पुअर कैसे होते हैं, तो ये जो हमारा पॉइंट था, इसमें हम लोगों ने बताया कि वो लोग कैसे घर में रिसाइड करते हैं। कैसे घर में रिसाइड करते हैं? कच्चा हटमेट्स। जो वॉल्स होती है वो बेग्ड मड से बनी होती है, और जो रूफ्स होती है वो कभी आपको ग्रास से बनी हुई दिखेगी, या टैच से आप वो बोलते हैं बांस, उससे बनी हुई दिखेगी, या वुड वगैरह से बनी हुई दिखेगी। सीमेंटेड घर हमें देखने को बहुत ही, मतलब कि पुअर अगर हम बोल रहे हैं तो सीमेंटेड घर नहीं पॉसिबल हो पाता, बिकॉज वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। और इनमें भी जो पुअरेस्ट होते हैं वो क्या है, वो उनके पास में हो सकता है कि रहने के लिए घर भी ना हो। जो अर्बन पुअर होते हैं स्टूडेंट्स, वो यूजुअली रूरल पुअर के, जो रूरल पुअर होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरियाज में। तो अब रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? इन सर्च ऑफ वर्क। रूरल एरिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, रूरल एरिया में लोग इतना कमा नहीं सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, रूरल एरिया से शिफ्ट हो जाते हैं अर्बन एरियाज पर, ताकि ये सोचकर कि अर्बन एरियाज में उन्हें एटलीस्ट यहाँ से तो ज्यादा ही जो अर्निंग्स है वो मिलेगी और कुछ वर्क मिलेगा, तो जिसकी वजह से उनकी जो बहुत ही बेसिक जो उनकी नेसेसिटीज हैं वो कंप्लीट हो सकेंगी। ओके, आप लोगों ने अभी जो रिसेंट में
जो कोरोना वायरस हुआ तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, आप लोगों ने बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को न्यूज वगैरह में देखा होगा, या फिर आप लोगों ने खुद ने भी देखा होगा कि बहुत लोग जो हैं वो पैदल चल के जा रहे हैं, वो कैसे भी जा रहे हैं, लेकिन वो वापस अपने अपने घर जा रहे हैं, मतलब कि अपने अपने गांव पर जा रहे हैं, बिकॉज ये सब लॉकडाउन की वजह से उन्हें अर्बन एरियाज में भी जो वर्क है वो नहीं मिल पा रहा था, और तब उन्हें ये लग रहा था कि एटलीस्ट अगर हम अपने घर होते तो हमें कुछ तो खाने के लिए मिल ही जाता, यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स को देखे। तो ये लोग वापस क्यों जा रहे हैं? वो पहले तो अर्बन एरियाज में आए थे सर्च में कि यहाँ पर हमें काम मिलेगा, लेकिन एक पेंडेमिक आया और सब कुछ पलट गया, राइट। अब जो वो लोग थे वो वापस अपने अपने रूरल एरियाज में जा रहे थे कि ठीक है हम थोड़ा सा कम कमाएंगे लेकिन हम वहां पर सेफ है और एटलीस्ट अभी से तो ज्यादा ही अर्न करेंगे, बिकॉज लॉकडाउन के बाद में यहाँ पर तो सब कुछ बंद हो गया, मतलब कि अर्बन एरियाज में तो सब कुछ बंद हो गया, तो उन्हें कहीं से भी कहीं तक कुछ भी मीन्स ऑफ अर्निंग नहीं हो रही थी, राइट। तो जो अर्बन एरियाज में हम लोग पुअर देखते हैं वो यूजुअली हम रूरल एरियाज के पुअर जो होते हैं वो माइग्रेट करके आ जाते हैं अर्बन एरियाज में, ठीक है। सो अर्बन एरियाज में कुछ आपको ऐसे जो पुअर दिखेंगे वो कुछ ऐसे दिखेंगे, मतलब कि जो पुश कार्ट वेंडर्स, स्ट्रीट कॉबलर्स, रैक पिकर्स, बेगर्स एक्सेट्रा वाले, जो कि आपको बहुत ही बेसिक ऐसे दिख ही जाते हैं कि कोई आया, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं कि दीदी ये दे दीजिए, भैया कुछ खाने के लिए दे दीजिए, तो वो लोग, हम उन्हें क्या बोलेंगे कि ये लोग पुअर हैं, ठीक है। रूरल एरियाज में पुअर कौन होते हैं? So poor people include landless agricultural laborers, cultivators with very small land holdings, landless laborers engaged in variety of non-agriculture jobs or tenant cultivators with small land holdings, ठीक है। अब रूरल एरियाज में हमें पता है रूरल एरिया जो है वो मेनली किस पर बेस्ड होता है? एग्रीकल्चर पर बेस्ड होता है। तो यहाँ के जो पुअर पीपल हैं उसे भी हम किसके बेसिस पर देख रहे हैं कि वो पुअर हैं? एग्रीकल्चर के बेसिस पर ही। या तो इन लोगों के पास में एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं है, मतलब कि लैंडलेस लेबरर्स हैं वो, या फिर अगर लैंड है तो वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का है, ठीक है, या फिर वो और किसी नॉन एग्रीकल्चर वर्क में एम्प्लॉयड है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनके पास में जो बहुत ही स्मॉल लैंड होल्डिंग है उसमें भी उनके पास में कोई बहुत ज्यादा अच्छा लैंड नहीं है, अच्छी क्वालिटी का लैंड नहीं है, और उसके साथ साथ में जो बाकी की एग्रीकल्चर में जो बाकी की चीजें नेसेसरी होती है, जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटीज और जो कल्टीवेशन फैसिलिटीज है, उन सब की जो फैसिलिटीज हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है उन लोगों के पास में, तो इन्हें हम रूरल एरियाज में पुअर कहते हैं, ठीक है। Many of the rural people are landless, even if some of them possesses land, it is only dry or wasteland. Many rural people do not get to have even 2 meals a day. ठीक है, ये देखो many rural people के पास में उनके 2 मील्स, 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है। ये कुछ हम बता रहे हैं कि हम कैसे बोल सकते हैं कि ये लोग पुअर हैं। अब कैसे हम लोग समझेंगे कि पुअर कौन होता है? तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम पुअर पीपल की, कि पुअर पीपल में ये चीजें हमें देखने को यूजुअली मिलती ही है। जरूरी नहीं है कि इनमें से सारी एक किसी पर्सन के पास में हमें देखने को मिले ही मिले, लेकिन हाँ मिलती है ये चीजें देखने को, ठीक है। हंगर, स्टारवेशन एंड माल न्यूट्रिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सा पॉइंट है। हंगर, स्टारवेशन एंड माल न्यूट्रिशन, खाने के लिए उनके पास में कुछ है नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज उनकी मीन्स ऑफ अर्निंग नहीं है, उनकी जो इनकम है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उनके पास में कुछ भी नहीं है, राइट। तो इसकी वजह से क्या है? भूखमर्री हो रही है, और एक पर्सन जब भूखा है तो भूखे इंसान क्या होता जा रहा है? वो वीक बनता जा रहा है। उसके बाद में वीक बन रहा है तो मतलब कि उसकी बॉडी जो है वो अब उतनी केपेबल नहीं बची किसी भी बाहर वाले इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो वीक के साथ साथ में अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि डिजीजेस का भी काम चालू हो गया है, कि वो एक पर्सन बीमार होता जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर हम डिजीज के साथ में क्या देख लेंगे कि अब डिजीज हो गई है कोई भी उसको, तो अब तो उसे और ज्यादा न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, तो वो फिर से नहीं मिलेगा, तो उसकी बॉडी और जो है वो उसकी बॉडी जो है वो और वीक होती जाएगी और वो किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए रेडी नहीं हो पाएगी, राइट।
और उसके साथ साथ में इतना मनी भी नहीं है कि वो लोग जाकर उनकी हेल्थ को ठीक करवा सके या उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सके। तो हंगर, स्टार्वेशन एंड माल न्यूट्रिशन यूजुअली हम बच्चों में देखते ही हैं, क्योंकि वो जब पैदा होते हैं तो तब से लेकर उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता है। इवन जब वो लोग एक मदर के वूम में रहते हैं तो एक मदर को भी पूरा जो प्रॉपर डाइट होती है वो नहीं मिल पाती, तो उसके कारण जो बॉर्न होते हैं, न्यूली बॉर्न्स जो होते हैं, वो उनमें हम कोई ना कोई डिफेक्ट देख पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ देखते ही हैं हम कि पुअर पीपल है तो हंगर, स्टार्वेशन, माल न्यूट्रिशन होगा ही होगा। उसके बाद में पुअर हेल्थ, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल दिया है कि उनकी बॉडी वीक होते जा रही है, वो अब उतना ज्यादा जो है उनकी बॉडी जो है वो उतनी केपेबल नहीं बची कि वो कोई भी एक डिजीज के साथ में फाइट कर सके। तो अब जब वो वीक होते जा रहे हैं तो उनकी जो हेल्थ है वो भी कैसी हो रही है, खराब हो रही है। वही तो हेल्थ पे ही तो पूरा इफेक्ट आ रहा है। उनकी बॉडी वीक है, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि उनकी हेल्थ खराब हो रही है, राइट। तो ये हेल्थ पर भी क्या है, जो उसका इफेक्ट है वो हो रहा है। तो पुअर हेल्थ भी हमें देखने को मिलती है। लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इनके पास में जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती है वो भी कम होती है। हमें यहाँ पर इलिटरेसी देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम देखने को मिलती है। रीजन क्या है, देखो जो पुअर लोग हैं वो लिटरेट नहीं है, तो इसका मतलब कि उनके अंदर स्किल्स नहीं है। और अगर हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो जरूरी है कि हमें उतनी स्किल्स हो कि हम किसी भी एक इंटरव्यू को जो है पूरा हम उसे क्लियर कर सके, राइट। वो स्किल्स होना जरूरी है अगर हमें कोई काम करना है तो। अब अगर मुझे कोई बोले कि मुझे एक मशीन बनानी है, तो मशीन बनाने के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कि मशीन कैसे बनाई जाती है। अब मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ABCD उसका कुछ भी नहीं पता है कि मशीन कैसे बनाई जाती है, और अगर मुझे ले जाकर खड़ा कर दिया जाएगा कि आप अब मशीन बनाइए, तो क्या मैं बना पाऊंगी? नहीं। फिर क्या होगा, या तो मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करूंगी, या तो मैं खुद को हार्म पहुंचा दूंगी, या फिर जो मटेरियल्स होंगे वो खराब हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली वो होना तो लॉस ही है। तो अगर ये लोग लिटरेट होते, पुअर पीपल अगर लिटरेट होते, तो उनमें स्किल्स बिल्ड होती, और स्किल्स बिल्ड होती तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि वो लोग लिटरेट नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, उसके बाद में फिर उनकी स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रही, तो उन्हें काम भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है वो उनके पास में लिमिटेड है, ठीक है। फिर डेब्ट ट्रैप, ये कैसे होता है उनका? तो देखो सिंपल सी चीज है, उनके पास में मनी नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, ये बैंक्स के पास में तो नहीं जाते हैं। पुअर पीपल को आप यूजुअली देखना, वो बैंक के पास में नहीं जाएगा लोन लेने। वो लोन लेने किसके पास जाएगा? कोई जो बिग फार्मर्स, अगर हम बात करें रूरल एरिया की, या फिर कोई हम बोल सकते हैं कि कोई बिग लैंडलॉर्ड्स, या जो जिनके पास में जो बड़े बड़े सेठ वगैरह होते हैं, जिनके पास में मनी वगैरह होता है, जो कि देते हैं एज ऑन एन इंटरेस्ट, जो लोग इंटरेस्ट पर जो लोन है वो देते हैं, तो उनके पास में ये पुअर लोग जाते हैं इसे लोन लेने के लिए, ठीक है। तो लोन लेने के लिए जाते हैं, उन्हें लोन दिया जाता है। अब लोन अगर दिया है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इन्हें बिना इंटरेस्ट देता होगा, इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है, और फिर ये इंटरेस्ट को भी पे करो, ये लोन को भी पे करो। वैसे ही तो इनकम हो नहीं रही है, दोनों पे कैसे किए जाएं? अगर कुछ इनकम होती तो वो धीरे धीरे पे भी कर देते, लेकिन इनकम नहीं हो रही तो वो इसे पे कैसे करे? तो इस लोन को कंपीट करने के लिए, इस लोन को वापस क्लियर करने के लिए एक और लोन ले लिया गया। अब डेब्ट ट्रैप हुआ कि अब इसको देने के लिए ये लिया, अब इसको कहां से भरेंगे? तो ये जो पुअर पीपल होते हैं वो डेब्ट ट्रैप में रहते हैं, उनके ऊपर काफी कर्ज रहता है। लैक ऑफ फैसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, यूजुअली आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स की जो पुअर लोग होते हैं उनके पास में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती। वाटर के लिए कोई वो बोरवेल नहीं करवा के रखते हैं, वो क्या सोचते हैं कि जो उनके पास में, उनके घर के आसपास में वेल होगा या फिर वो हैंडपंप होगा, तो वो उससे जो है पानी जो है वो भर लेते हैं उनके घर में। ओके, ऐसा नहीं है कि उनके घर में आप लोगों को अलग अलग टैप्स दिखेंगे, सिंक दिखेंगे,
कि अच्छा आप नहा रहे हो तो ये सिंक है भाई, आपकी वॉशरूम में अलग है, और मतलब टैप अलग है, आपके नॉर्मल हैंड वॉश करने के लिए सिंक अलग है, ये सब कुछ नहीं होता है। वो लोग यूजुअली उनके घर में आप लोगों को टैप्स दिखेंगे ही नहीं, वो सीधा वही काम होता है, बकेट में से जो है आपके जो भी जिस भी चीज के लिए आपको वाटर चाहिए आप यूज कर लो। फिर उसके बाद में उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का भी दिखेगा कि इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी भी नहीं होती है, होती भी है नहीं भी होती है, दोनों चीजें दिखेगी। जो हम लोग एलपीजी गैस यूज करते हैं वो भी वहां उन लोगों के पास में इतना नहीं दिखेगा। सिंपल सी चीज है, वो लोग जो है ज्यादा ये सिलेंडर्स और मतलब फ्यूल जो होता है वो काउडंग और उनसे जो बना होता है उस पर ज्यादा रिलाय करते हैं। क्यों? बिकॉज वो तो ना अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि वो एक सिलेंडर खरीदें और वो गैस पर बनाए। वो क्या सोचते हैं कि जो उनका मड है जिसमें काउडंग वगैरह से जो खाना है वो पक सकता है, तो उसी पर वो लोग बनाते हैं। तो ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें पुअर लोगों में देखने को मिलती है। जेंडर इनइक्वालिटी भी होती है। अब सिंपल सी चीज है स्टूडेंट की हमारी कंट्री में जेंडर इनइक्वालिटी तो होती है, ये हमें पता है। गर्ल्स बॉयज में जो है आप लोगों को पार्शियलिटी दिखती ही है, लेकिन ये चीज पुअर लोगों में ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों होगी? अब सिंपल सी चीज है, इनके पास में वैसे ही इनकम जो है वो बहुत कम है, राइट। अब इनके मान लो 3 4 5 6 बच्चे हैं, वैसे भी ये भी ये एक जो इसके साथ में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बिगर फैमिलीज, ये भी हम कवर कर ही लेते हैं बिकॉज ये चीज बहुत ही नॉर्मल सी है कि पुअर लोगों में आप देखोगे कि जो फैमिलीज है वो बहुत बिगर होती है। एक तो ये रीजन भी होता है कि वो और पुअर बनते जा रहे हैं, वैसे ही इनकम कम है, उसके बाद में आपकी फैमिली को आप इतना बढ़ा लेते हो, तो जो अगर 2 लोग होते तो वो इतनी इनकम को ज्यादा अच्छे से जो है इतनी इनकम ज्यादा अच्छे से उनकी जो नीड्स है वो पूरी कर पाती, बजाय जो 7 8 लोग हो गए उसकी जगह, राइट। तो ये जो बिगर फैमिलीज है ये भी एक ड्रॉबैक है और ये उन्हें और पुअर भी बनाता है, ओके। और ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, हमें पुअर लोगों में बिगर फैमिलीज देखने को मिलती ही मिलती है। अब आए जेंडर इनइक्वालिटी पे वापस। तो मान लो एक कोई पुअर है जिसकी इनकम ऑलरेडी कम ही है, अब पुअर है तो हम यही बोलेंगे कि इनकम तो है ही कम। तो अब उसके कोई 4 बच्चे हैं, उसमें से एक बॉय है और 3 गर्ल्स हैं। तो ये जो इनकम है इसका ये जो पर्सन है वो क्या सोचेगा कि वो बॉय को एजुकेट कर दे ताकि इन फ्यूचर वो जो उनका जो लड़का है वो उनके लिए एज एन असेट प्रूफ हो सके, राइट। तो यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिली, बिल्कुल मिली। रीजन क्या था? बिकॉज इतनी इनकम ही नहीं थी। तो जेंडर इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है हमें पुअर लोगों में। और ये लास्ट वाला जो पॉइंट है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया है। सो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें पुअर लोगों में देखने को मिलता है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी न्यू नहीं था, ये बहुत ही फेमिलियर सी चीजें हैं जो कि आप लोगों को भी पता है। तो ये बहुत ही इजी सा हमारा टॉपिक था एंड आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो भी गया होगा कि पुअर कौन होते हैं, पुअर की क्या क्या कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो होती है, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट्स अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज पॉवर्टी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था हु इज पुअर, पुअर कौन है, पुअर के क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो देखे थे हमने इसके पहले वाले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पॉवर्टी क्या होती है, ओके। व्हाट इज पॉवर्टी? पॉवर्टी नाम बहुत सुना है, पता है पॉवर्टी इज समथिंग रिलेटेड टू पुअर, या फिर हम बोलेंगे कि पॉवर्टी वो है कि गरीबी। लेकिन पॉवर्टी क्या है, एक एक्चुअल में हम किसे बोलते हैं कि वो पुअर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये एक पर्टिकुलर जो एक्सट्रैक्ट है आपकी एनसीईआरटी बुक से हम लोगों ने लिया है। सो क्या बोला जा रहा है इसमें, 2 स्कॉलर्स शहीन रफी खान एंड दामिन किन्नन पुट द कंडीशंस ऑफ पुअर इन अ नटशेल, ओके। इन दोनों ने क्या कंडीशंस होती है पुअर की वो बताई है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, ठीक है। पॉवर्टी इज हंगर, पॉवर्टी क्या है? हंगर, भूखमर्री, ओके। आप भूखे हो तो क्या वो पॉवर्टी हो गई? मतलब कि आपके पास में खाने के लिए खाना है लेकिन आप भूखे हो, तो क्या आप उसे हम पॉवर्टी बोलेंगे क्या? नहीं। पॉवर्टी सॉरी हंगर में हम क्या बता रहे हैं कि आप भूखे हो और आपके पास में कुछ खाने के लिए भी नहीं है।
मतलब कि आप खा नहीं सकते हो, आप चाहते हो कि आपको खाना मिले लेकिन आप पेट भर के खाना नहीं खा सकते हो, बिकॉज उतनी आपके पास में अर्निंग्स नहीं है, उतनी आपके पास में इनकम नहीं है कि आप अपना पेट अच्छे से भर सको। तो पावर्टी क्या है? हंगर है। पावर्टी इज बीइंग सिक एंड नॉट बीइंग एबल टू सी अ डॉक्टर। पावर्टी को हम क्या बोलेंगे कि पावर्टी है सिक होना और डॉक्टर के पास ना जा पाना। ओके मतलब कि कोई एक पर्सन है जो कि सिक है, बहुत बीमार है, उसे डॉक्टर की बहुत जरूरत है लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। रीजन, उसके पास में डॉक्टर को फीस पे करने के लिए पैसे नहीं है। उसके बाद में डॉक्टर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देंगे वो मेडिसिन लेने का भी जो मनी है वो नहीं है। ओके तो वो एक ऐसी कंडीशन है कि वो जाना चाहता है, वो बहुत सिक है लेकिन वो नहीं जा सकता बिकॉज उसके पास में पैसे नहीं है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? पावर्टी। Poverty is not being able to go to school and not knowing how to read. अब पावर्टी क्या हो गया कि स्कूल नहीं जा पाना और ये नहीं पता कि कैसे रीड करना है। अब अगर मैं किसी एक बच्चे को बोलूं कि मुझे ये रीड करके बताओ और वो अगर रीड नहीं कर पाए, कुछ भी रीड ना कर पाए, मतलब उसे कुछ समझ में ही ना आए, तो उसका जो उसके पीछे का जो रीजन है वो हम समझेंगे कि क्यों नहीं रीड कर पा रहा। हमें पता चला वो स्कूल ही नहीं गया कभी। स्कूल क्यों नहीं गया? बिकॉज उसकी फैमिली के पास में इतना मनी नहीं था कि वो उसे पढ़ा सके। ओके तो पावर्टी क्या है कि स्कूल ना जा पाना और कुछ भी पढ़ लिख नहीं पाना। पावर्टी इज नॉट हैविंग अ जॉब। बिल्कुल सही बात है, जॉब नहीं है तभी तो पावर्टी भी अराइज हो रही है, राइट? अगर किसी को जॉब मिल जाए, अगर किसी की एक परमानेंट सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाए तो वो इतना पुअर नहीं रहेगा, लेकिन जॉब की कमी है तो इसके कारण पावर्टी भी हम देख रहे हैं। तो अगर एक किसी पर्सन जो कि पुअर है, अगर उसे जॉब मिल जाए, मान लो बहुत ही कम वेजेस पर भी मिल रही है लेकिन फिर भी कुछ नहीं से कुछ तो सही, राइट? तो पावर्टी को हम क्या बोल सकते हैं कि पावर्टी इज नॉट हैविंग अ जॉब। पावर्टी इज फियर ऑफ फ्यूचर। पावर्टी क्या है? फ्यूचर का फियर है। हैविंग फूड वंस इन अ डे। अब फ्यूचर का फियर है तो इसे आप लोग अपने कंटेक्स्ट में मत देखना। मतलब कि हो सकता है कि आप में से कई तो अभी बहुत बिंदास होंगे कि क्या है फ्यूचर का, फ्यूचर में देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई उसका इश्यू नहीं है, अभी तो हमें 12th पास करनी है, बस आगे देखेंगे, कोई सी एक डिग्री ले लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। कुछ ऐसे होंगे आप में बहुत ही ज्यादा डिटर्मिनेंट और एस्पिरेशन वाले, नहीं मुझे तो अपने फ्यूचर में ये करना है, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। वैसे एट योर स्टेज इतनी आप लोगों को करियर की टेंशन नहीं होती है। अभी आप कुछ 2-3 इयर्स के बाद में देखोगे तो आपको करियर की ज्यादा टेंशन होगी, जब आप लोगों को जॉब्स के लिए इधर उधर देखना पड़ेगा कि कौन सी जॉब लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, जॉब्स आप लोगों को ढूंढनी पड़ेगी, या फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो कौन सा स्टार्ट करना है, क्या करना है, तो तब आपको होगी फ्यूचर की टेंशन कि हमें अपने फ्यूचर में क्या करना है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ऐसी स्टेज आती है, हो जाता है, वो सबके साथ में होता है, मेरे साथ भी हुआ। दैट इज नॉट अ बिग डील, वो तो सब कुछ हो जाता है क्लियर, लेकिन ये चीज होती है, ठीक है? तो उसे हम पावर्टी नहीं बोलेंगे। हम जो अपने फ्यूचर की टेंशन ले रहे हैं उसे हम पावर्टी नहीं बोलेंगे। क्या टेंशन है, क्या फियर है पावर्टी में, कि पावर्टी इज अ फियर फॉर द फ्यूचर, हैविंग फूड वंस इन अ डे। अब इस चीज की मुझे फियर है कि शायद मैं फ्यूचर में मुझे खाना सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम मिले, या हो सकता है वो भी ना मिले। क्यों? बिकॉज मुझे पता ही नहीं है मैं काम कहाँ करूंगी, कैसे करूंगी, बिकॉज मेरे पास स्किल्स ही नहीं है। स्किल्स क्यों नहीं है? क्योंकि मैं कभी स्कूल नहीं गई, मुझे पढ़ाई करते नहीं आता है, ओके, और मैंने कुछ सीखा नहीं है तो मुझे कोई जॉब भी नहीं देगा। तो ये सब कुछ हुआ क्यों अराइज हुआ? बिकॉज ऑफ पावर्टी। अगर मेरे फैमिली के पास में पैसे होते तो मुझे पढ़ा देते, लिखा देते, मेरे अंदर स्किल्स डेवलप हो जाती और मैं उससे कुछ अच्छा कर लेती। तो ऐसा पावर्टी में होता है। ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये पावर्टी में बता रही हूँ, मैं पुअर लोगों की बात बता रही हूँ, ठीक है? सो पावर्टी इज लूजिंग अ चाइल्ड टू इलनेस। अब ये चीज को भी हम थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करें तो इलनेस से किसी चाइल्ड को लूज करना भी एक, ठीक है, नॉर्मल चीज है। किसी जिसके पास में बहुत ज्यादा मनी होता है वो भी कभी कभार, या उनके भी जो बच्चे हैं वो कभी किसी इलनेस की वजह से उनके साथ नहीं रह पाता, मतलब कि उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि वो पुअर है,
हम पावर्टी में ऐसे क्यों ये बोल रहे हैं, बिकॉज ये इलनेस के कारण जो है उनके बच्चों की डेथ हुई है और वो इसका ट्रीटमेंट भी नहीं करवा पाए। वो इस इलनेस को ट्रीट अगर कर पाते तो हम उसे पुअर नहीं बोलते, लेकिन पुअर लोगों के पास में इतने मीन्स ऑफ अर्निंग नहीं है कि वो डॉक्टर के पास में जाएं और अपना ट्रीटमेंट करवा सकें, ठीक है। तो पावर्टी क्या है, लूजिंग अ चाइल्ड टू इलनेस ब्रॉट अबाउट बाय अनक्लियर वाटर। जो पानी है वो कैसा है, अनक्लियर है, या हम बोल सकते हैं कि जो उनका ब्रॉटअप हुआ है बच्चों का, वो एक ऐसी कंडीशन में हुआ है जिसमें कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं दिखा, ओके। तो वो हम क्या बोल सकते हैं कि वो पावर्टी है। पावर्टी इज पावरलेसनेस। पावर्टी क्या है, पावरलेसनेस है। जो लोग रिच होते हैं उनके पास में पावर होती है, ये चीज बिल्कुल सही है। जो लोग पुअर होते हैं उनके पास में पावर नहीं होती है। जो हम बोलते हैं इक्वालिटी, इक्वालिटी, वो इक्वालिटी नहीं होती है। जो पुअर होती है उनकी बातें नहीं सुनी जाती, और जो रिच होते हैं, जिनके पास में इन्फ्लुएंशियल पावर होती है, वही जो है अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकते हैं। पुअर को अल्टीमेटली सुनना ही पड़ता है, उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो पावर्टी क्या है, पावरलेसनेस है। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रीडम, ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेशन भी उतना नहीं है और फ्रीडम भी नहीं है। तो ये कुछ हमने देखा कि पावर्टी क्या होती है, या पावर्टी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कंडीशन समझी कि जो हम पुअर लोगों को देखते हैं, जैसे हम पावर्टी में देखते हैं, उसमें हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि हमारा जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी बोला था कि जो पावर्टी है वो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस डिफर करती है डिफरेंट वेज में। तो बस वैसे ही यहाँ पर हमने देखा कि ये कुछ हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिल गए हमें, ओके। सो आई होप कि ये जो आपका बॉक्स 4.2 है आपके एनसीईआरटी का, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Now, poverty refers to the state in which an individual is unable to fulfill even the basic necessities of life, ठीक है। पावर्टी क्या है स्टूडेंट्स, एक वो स्टेज है जहां पर एक इंडिविजुअल को उसकी जो मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज होती है लाइफ की, वो भी फुलफिल नहीं कर पाता है। अभी जो हम लोगों ने अपना लास्ट वाला जो वो देखा, उसमें हमने देखा कि वो ठीक है बताया कि पावर्टी में ये चीजें होती है, लेकिन आप लोगों को एक अच्छे से डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो ये डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो कि पावर्टी क्या है। सिंपल सी चीज है, एक ऐसी स्टेट है जिसमें कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को भी फुलफिल नहीं कर सकता। बेसिक नेसेसिटीज क्या है, ये कुछ 4 बेसिक नेसेसिटीज, फूड, क्लॉथ, हाउस एंड हेल्थ फैसिलिटीज। अगर ये चारों जो हैं वो एक पर्सन फुलफिल नहीं कर सकता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो पुअर है, या वो पर्टिकुलर स्टेट को हम क्या बोलते हैं, पावर्टी। उसके पास में अगर एक पर्सन के पास में खाने के लिए 2 टाइम के खाने के लिए सफिशिएंट मील नहीं है, क्लॉथ सफिशिएंट नहीं है, एक पेयर ऑफ क्लॉथ में कई साल निकाल देते हैं, घर अच्छा घर नहीं है, मतलब कि उन्हें शेल्टर नहीं है, और हेल्थ फैसिलिटीज भी नहीं मिल पा रही है उन्हें, तो वो होती है पावर्टी, ओके। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, एंड आई होप सो कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। नाउ पावर्टी को मेजर कैसे किया जाता है ये समझ लेते हैं। इंडिया में पावर्टी को मेजर करने के लिए ये 2 हमारे पास में मेथड्स है। एक हो गया रिलेटिव पावर्टी और एक हो गया एब्सोल्यूट पावर्टी। अब रिलेटिव पावर्टी में क्या है, ये रिलेटिव है स्टूडेंट्स, तो रिलेटिव को आप थोड़ा सा सेंस ले जाओ, रिलेशन, ठीक है। हम पावर्टी बता रहे हैं किसी के रिलेशन में, जैसे कि मैं अपना कंपैरिजन कर रही हूं किसी और पर्सन से, तो हम दोनों का रिलेशन में कौन पुअर है वो पावर्टी बता रहे हैं हम, ठीक है। कौन पुअर है हम ये देख रहे हैं, जैसे कि बिल गेट्स और मेरा कंपैरिजन कर लो, ठीक है। मैं बोल रही हूं कि मैं पुअर हूं, किसके रिलेशन में, किसके कंपैरिजन में, बिल गेट्स के कंपैरिजन में, तो भाई ठीक है हूं, बट एक्चुअल में मैं हूं क्या, नहीं हूं, राइट। तो ये होती है रिलेटिव पावर्टी, जिसमें कि हम जो है रिफर्स टू पावर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रिलीजन और नेशन, ठीक है। हम किसी के कंपैरिजन में जब देखते हैं तो वो रिलेटिव पावर्टी होती है। और एब्सोल्यूट पावर्टी क्या हो गई, रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पावर्टी लाइन। एब्सोल्यूट पावर्टी क्या है स्टूडेंट्स, पावर्टी लाइन के बिलो में जितने लोग हैं वो टोटल नंबर, हम नंबर बताते हैं कि कितने लोग हैं।
अब पावर्टी लाइन का कंसेप्ट जो है वो हम अपने आने वाले चैप्टर्स में आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, जो वीडियोज आएंगे उनमें। तो इसलिए मैं पावर्टी लाइन को अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर रही हूँ। पावर्टी लाइन का एक सिंपल सा मतलब आप लोगों को भी पता है कि एक लाइन है, एक हमारा एक लिमिट बनाई हुई है जिसमें हम बोलते हैं कि उसके नीचे जो लोग लाए करते हैं या जो लोग उसके नीचे आते हैं वो बिलो पावर्टी लाइन हो जाता है, और जो लोग उसके ऊपर आते हैं वो अबव पावर्टी लाइन हो जाता है, ठीक है। सो रिलेटिव पावर्टी हम लोग पढ़ें तो इसका मीनिंग क्या हो गया? रिलेटिव पावर्टी रिफर्स टू द पावर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन और नेशन। ये चीज हमने देख ली। अब जैसे कि ये एक पर्टिकुलर हमारे पास में पिक्चर है, इसके कंपैरिजन में ये कितना पुअर है, ये कौन बताता है? रिलेटिव पावर्टी, ठीक है, कि ये जो है, ये जो आपको एक लेडी दिख रही है, इनके कंपैरिजन में ये मेन कितना पुअर है, वो है रिलेटिव पावर्टी। So example, if Ram has lower income in comparison to Shyam, then we can say that Ram is relatively poor. बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मैंने अभी अपना एग्जाम्पल किससे लिया? बिल गेट्स से। कौन रिलेटिवली पुअर है? बिल गेट्स है ना? बिल्कुल नहीं, ये चीज तो आप लोगों को पता है। कौन पुअर होगा हम दोनों में? मैं होंगी, राइट। सो रिलेटिवली मैं उसके रिलेटिवली मैं पुअर हूं, ओके। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या और इसकी लिमिटेशन क्या है? सो इंपॉर्टेंस, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये जो आपका रिलेटिव पावर्टी है, ये आपको क्या बताता है? रिलेटिव पोजीशन बताता है डिफरेंट सेगमेंट्स में, अलग अलग लोगों में बताएगा, अलग अलग सेगमेंट्स में बताएगा कि क्या रिलेटिव पोजीशन है सबकी, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंस हो जाता है। और इसका लिमिटेशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? बिल्कुल सिंपल सी बात है। लिमिटेशन देखो, मैं इसको पढ़ाने से पहले ऐसी एज एन एग्जाम्पल आप लोगों को बता दूं इसका लिमिटेशन क्या होगा। मैंने बोला कि मैं रिलेटिवली पुअर हूं। किसके रिलेटिवली पुअर हूं? बिल गेट्स के। तो अब अगर मैं उनका कंपैरिजन मुझसे करूंगी तो ऑब्वियसली मैं पुअर आऊंगी, लेकिन क्या मैं पुअर हूं? नहीं, राइट। तो मैं पुअर की काउंटिंग में नहीं आऊंगी। तो ऐसे में जो टोटल नंबर ऑफ पुअर है आपकी कंट्री के, वो पता चलेंगे नहीं, बिकॉज किसी ना किसी की कंपैरिजन में सब लोग पुअर है, मतलब कि पूरी कंट्री पुअर हो गई। तो ये एक सही फैक्ट हमें नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्या आता है? एक लिमिटेशन आता है। इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन in the income hierarchy. It does not consider how poor the poor person is or whether he is deprived of basic minimum requirements of life or not. अभी हम लोगों ने जो पावर्टी की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि पावर्टी क्या है। पावर्टी एक वो स्टेट है जिसमें कि एक इंडिविजुअल को उसकी बेसिक जो नेसेसिटीज है वो भी फुलफिल नहीं कर पाता है, वो होती है पावर्टी। आपका जो रिलेटिव पावर्टी है वो एक्चुअल में आपको पावर्टी नहीं बताता है। अब जैसे कि मैंने अपना कंपैरिजन किससे किया? बिल गेट्स से, राइट। तो मैं पुअर हुई, लेकिन क्या मुझे बेसिक मेरी जो नेसेसिटीज है वो फुलफिल नहीं हो रही है क्या? ऐसा नहीं है। मेरी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो बहुत आराम से फुलफिल हो रही है। तो मैं पुअर हुई क्या? नहीं। मैं पावर्टी के स्टेट में हूं क्या? नहीं। तो ये इसका रिलेटिव पावर्टी का ये एक ड्रॉबैक है, ठीक है, कि आपकी जो ये रिलेटिव पावर्टी है ये शो नहीं करती कि एक्चुअल में कौन कितना पुअर है, और अगर कोई पुअर है तो उसको बेसिक जो नेसेसिटीज है वो फुलफिल हो पा रही है या नहीं हो पा रही, ठीक है। सो रिलेटिव पावर्टी, आई होप सो आप लोगों को मतलब समझ में आ गया है। एंड रिलेटिव पावर्टी के थ्रू हम लोग अपनी कंट्री में जो पावर्टी है वो चेक नहीं करते हैं, हम लोग अपना दूसरा मेजर यूज करते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट पावर्टी, ठीक है। तो अब एब्सोल्यूट पावर्टी क्या है? रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पावर्टी लाइन। एक पावर्टी लाइन एक कंसेप्ट है हमारे पास में। इस पावर्टी लाइन के बिलो में जो रहता है हम उसे बोलते हैं पुअर, और इस पावर्टी लाइन के अबव में जो रहता है वो हम उसे पुअर नहीं बोलते हैं। हम पुअर इसी जो पावर्टी लाइन के बिलो वाला सेगमेंट है उसे ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर पावर्टी लाइन के जो बिलो वाला कंसेप्ट है उसमें हम देखते हैं कि जो पुअर लोग होते हैं उनके पास में जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उसे फुलफिल करने के लिए प्रॉपर मींस नहीं होते हैं, इसलिए वो इसके नीचे आते हैं। इनका जो वेज अर्निंग्स होता है, इनका जो डेली अर्निंग्स होता है, या इनका जो मंथली अर्निंग्स होती है, इन शॉर्ट इनकी जो इनकम होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है। हो सकता है किसी की इनकम होती है, हो सकता है किसी की इनकम नहीं भी होती है। तो मतलब कि ये लोग एक्चुअल में हम इन्हें पुअर मानते हैं। और
एब्सोल्यूट पावर्टी मेजर से ही हम अपनी कंट्री में, दैट इज इंडिया में, अपनी जो पावर्टी है वो चेक करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट मेजर अराउंड 22% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो पावर्टी लाइन। ये एज एन एग्जाम्पल है, इसे फैक्ट नहीं मानना है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल का मतलब है कि मैं इस 22 की जगह 42 भी ले सकती हूँ, बिकॉज ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हमने क्या बताया कि हो सकता है कुछ अराउंड 22% ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बिलो पावर्टी लाइन है। हमने एब्सोल्यूट टर्म्स में बताया कि कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आपकी पुअर कहलाएगी, ठीक है। अब इसके कुछ हम इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन देख लें। So the concept of absolute poverty is very relevant for the less developed countries like India, where there is abundance of poverty. It helps to measure the number of poor people. इसका importance तो समझ में आ गया कि ये हमें जो है टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल कितने हैं वो बताने में हेल्प करता है, ओके। सो जो कुछ हमारी डेवलप्ड कंट्रीज, जो कुछ लेस डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक इंडिया, इनमें एब्सोल्यूट पावर्टी ही यूज करना चाहिए, बिकॉज रिलेटिव पावर्टी में मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे कि हर एक पर्सन तो फिर क्या हो गया, पुअर हो गया किसी ना किसी के कंपैरिजन में, तो इसलिए रिलेटिव पावर्टी ना यूज करके हमें एक एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए कि कितने लोग पुअर हैं, ठीक है। फिर इसकी लिमिटेशन में क्या आ गया, द मेथड ऑफ पावर्टी लाइन यूज्ड टू मेजर एब्सोल्यूट पावर्टी डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरी पुअर एंड द अदर पुअर। अब ठीक है, अब थोड़ा बहुत तो डिसएडवांटेजेस हर एक चीज में होते ही है। अब उन डिसएडवांटेजेस को कभी कभी हमें थोड़ा इग्नोर भी करना पड़ता है। क्या बोल रहा है हमारा ये जो लिमिटेशन है कि आपकी जो पावर्टी लाइन है इसके नीचे जितने भी लोग आए हैं, इसमें हमारी जो पावर्टी लाइन है डिफरेंशिएट नहीं करती कि वेरी पुअर कौन से हैं, थोड़े कम पुअर कौन से हैं, तो इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है पावर्टी लाइन, तो ये इसका एक लिमिटेशन बता दी हमें। Moreover, it does not consider social factors that generate and are responsible for poverty like illiteracy, ill health, lack of access to resources, discrimination और lack of civil and political freedoms। और ये जो है absolute poverty, ये हमें reasons नहीं बताती है कि क्यों poverty जो है वो आपकी कंट्री में आ रही है। absolute poverty सिर्फ और सिर्फ आपको एक नंबर देती है कि इतने लोग पुअर हैं। अब उसके पीछे का रीजन क्या है वो हमें absolute poverty नहीं समझाती है, और जब तक हमें रीजन पता नहीं होगा तब तक हम पावर्टी को हटाएंगे कैसे, तो ये इसका एक लिमिटेशन बनता है, ओके। आई होप सो कि एब्सोल्यूट पावर्टी एंड रिलेटिव पावर्टी जो है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ पावर्टी इन दी प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। मतलब कि पहले इंडिपेंडेंस के पहले कैसे हम फाइंड आउट करते थे हमारी जो पावर्टी थी उसे, और पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि पावर्टी का मतलब क्या होता है और मेजर्स क्या होते हैं पावर्टी के, मतलब कि रिलेटिव मेजर एंड एब्सोल्यूट मेजर हम लोगों ने पढ़े थे। अब देखते हैं कि प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे मेजर किया जाता था पावर्टी को, ठीक है। सबसे पहले हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करेंगे और फिर हम इसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे। सो इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, दादा भाई नारोजी वाज द फर्स्ट person to discuss the concept of poverty line। पावर्टी लाइन का सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में किसने ये कंसेप्ट पर डिस्कशन किया था, दादा भाई नारोजी। देखो वैसे तो ये स्पेसिफिकली आप लोगों से ये नेम किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा आप लोगों के एग्जाम में, बट फॉर योर कॉम्पिटेटिव्स या फिर फॉर जस्ट जनरल नॉलेज आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एज एन फैक्ट आप यूज कर सकते हो। कहीं पर भी आप लोगों को अगर पावर्टी पर अगर कोई भी पर्टिकुलर डिबेट हो या कोई भी डिस्कशन हो तो उसमें आप ये नेम यूज कर सकते हो कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे फर्स्ट पर्सन कौन थे और क्या नहीं थे, ठीक है। उससे क्या होता है, बस एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो भी आपको जो भी एग्जामिन कर रहा होता किसी भी चीज में, ठीक है। सो ही यूज्ड द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग टू कैलकुलेट द पावर्टी लाइन। अब इन्होंने क्या यूज किया था, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग से क्या मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पर जेल से समझ में आ गया, हम जेल की ही बात कर रहे हैं, प्रिजनर की बात करेंगे कि एक प्रिजनर को खाने के लिए कितना चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि एक पर्टिकुलर पावर्टी लाइन हम किसे बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये माना गया कि कुछ फुल डाइट में मतलब कि ये मान लीजिए कि ये देखा गया कि 200 रुपीज अगर एक पर्सन के पास में है
तो वो अपनी जो फुल डाइट है वो अच्छे से ले सकता है। तो उस टाइम पर इस पॉवर्टी लाइन को क्या कर दिया गया कि पॉवर्टी लाइन 200 रुपीज से ज्यादा जिसकी भी इनकम होगी वो ऊपर आएंगे और जिसकी नीचे होगी वो नीचे आ जाएंगे। बेसिकली ये सिर्फ मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर जो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग से दादा भाई नारोजी ने ये देखा था कि एक पर्सन को अपना अच्छे से पेट भरने के लिए, मतलब कि पूरा अच्छे से वो उसकी जो हंगर वाली नीड है, जो उसकी फूड वाली डिजायर, वो अच्छे से फुलफिल हो जाए, तो उसमें उसको कितना खाना लगता है, तो उसके वो एक डाइट के बेसिस पर ये जो है जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो हम बोलेंगे कि डाइट के बेसिस पर पॉवर्टी लाइन जो है वो डिटरमाइन की गई थी। ठीक है, सो ही यूज्ड द मेन्यू फॉर अ प्रिजनर एंड यूज्ड एप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइसेस। अब जो प्रिजनर का मेन्यू है वो लिया और उसके अकॉर्डिंग उनके जो प्रिवेलिंग प्राइसेस चल रहे होंगे मार्केट में, मतलब कि जो प्रिजनर खाता है उसका कितना प्रिवेलिंग, उसका जितना भी प्राइस चल रहा होगा मार्केट में वो प्राइसेस ले लिए। तो इस प्राइसेस की हेल्प से पता चल गया कि इतनी इनकम जो है वो जरूरी होती है। ठीक है, टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन अडल्ट प्रिजनर। अडल्ट प्रिजनर ये माना जा रहा है कि भाई बच्चे जो होते हैं वो जेल नहीं जाते, राइट, और यूजुअली अडल्ट ही जाते हैं। तो एक अडल्ट के बेसिस पर फाइंड आउट किया गया कि कितनी जो है कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन लगता होगा एक पर्सन को। ठीक है, तो अब ये कैसे किया गया वो समझते हैं। He termed this consumption cost as jail cost of living. As only adults stay in jail, he divided the population in two parts. अब सिर्फ adults जो हैं वो जेल में रहते हैं तो population को दो parts में divide कर दी। दो parts क्या हुआ, दो parts में हुआ, एक हुआ children और एक हुआ adult। ठीक है, मतलब कि जो आपकी पूरी population है वो इन दो parts में divide कर दी गई। He assumed that 1/3 of total population consists of children. जो total आपकी population होगी, ये आपकी total population है, तो इसका जो 1/3 part है, ठीक है, ये जो 1/3 part है इसमें children हो गए और ये जो बाकी बचा हुआ 2/3 है इसमें कौन आ गए, adult आ गए। Half of them, that is half of 1/3 is equals to 1/6 consumed very little, while other half, that is half of 1/3, that is 1/6 consumed half of the adult diet। देखो अब क्या, हम अभी अडल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। तो ये जो 1/3 पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स, इसको दादा भाई नारोजी ने फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो हाफ हाफ किया उसका, तो 1/3 का हाफ अगर मैं करूं तो मुझे कितना मिलेगा, 1/6। ठीक है, और वही सेम 1/3 का हाफ कितना मिलेगा, 1/6। अब ये बोला उन्होंने कि जो 1/6 बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा कम खाते हैं, ओके, दे कंज्यूम वेरी लिटिल, और जो 1/6 बाकी के हैं वो जितना अडल्ट खाते हैं उनका हाफ खाते होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर अडल्ट की डाइट हम 1 मान रहे हैं तो ये 1/6 की डाइट कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा आपको अज्यूम करना है। होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी थोड़ा सा इसको हम इक्वेशन में देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हमने भी देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो सब लोग एक ही कैपेसिटी को तो नहीं खाते हैं, 5 से कम ईयर्स वाले थोड़ा और कम खाते हैं, 1-2 ईयर्स वाले जो होते हैं वो बहुत ही कम, राइट। फिर उसके बाद में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी कंजम्पशन नीड्स बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा वर्कलोड हो गया, हम कोई हार्ड वर्क करें, कोई फिजिकल वर्क करें, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को खाना चाहिए होता है। तो बस वही उसी सेंस में जो दादा भाई नारोजी थे उन्होंने ये जो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन थी उसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आई होप सो कि यहाँ तक की जो स्टोरी है ये आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फिर 2/3 पॉपुलेशन कंसिस्टेड ऑफ अडल्ट्स एंड दे कंज्यूम फुल डाइट। अब जो अडल्ट्स थे वो क्या करेंगे, फुल डाइट कंज्यूम कर रहे थे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो कैसी इक्वेशन आ सकती है हमारे पास में, 1/6 इंटू डाइट। ठीक है, मतलब कि 1/6 जो आपने 1/3 ऑफ चिल्ड्रन है उसका आपने हाफ पार्ट किया तो वो 1/6 और 1/6 आया था। तो ये 1/6 का जो एक पार्ट, ठीक है, 1/6 इंटू डाइट प्लस 1/6 इंटू हाफ डाइट प्लस 2/3 इंटू फुल डाइट। ठीक है, तो अब देखो
हम लोगों ने देखा कि ये जो 1/3 है इसमें से जो 1/6 है वो बहुत ही ज्यादा कम खाते हैं और जो 1/6 है वो अडल्ट का हाफ खाते हैं और जो अडल्ट है वो फुल डाइट लेते हैं। ठीक है, तो हमने इस फुल डाइट को 1 अज्यूम किया है। ठीक, तो ये फुल डाइट क्या आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। अब फुल डाइट अगर 1 है तो हाफ डाइट कितनी हो जाएगी, 1/2। और इस डाइट को मतलब कि जो वेरी लिटिल है उसे हमने क्या लिया, 0 लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन आई कि 1/6 इंटू 0 प्लस 1/6 इंटू 2 प्लस 2/3 इंटू 1। अब इसे सॉल्व किया गया तो ये हो गया 0 प्लस ये कितना आ गया हमारा 112 इंटू 2/3। ठीक है, तो इसे पूरा सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, 3/4। ठीक है, तो ये जो 3/4 है ये हमें बता रहा है कि आपकी जो पूरी जो आपकी तीनों सेगमेंट्स की एक एवरेज डाइट है वो कितनी निकलेगी। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट्स बीच बीच में हमें प्लस ऐड करना है। ये थोड़ी सी इक्वेशन रॉन्ग हो गई है, इस इक्वेशन को एक राइट वे में मैं आप लोगों को रिटर्न में बता रही हूँ। ये जो मैं लिख रही हूँ ये सही है। ठीक है, ये 1/6 इंटू 0 प्लस 1/6 इंटू हाफ दैट इज 1/2 एंड प्लस 2/3 इंटू 1। ठीक है, ये इक्वेशन आएगी। यहां पर थोड़ा सा प्लस जो है वो ऐड नहीं हो पाया, तो ये इक्वेशन जो हमारी ये वाली राइट है। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, 3/4। ठीक है, सो वेटेड एवरेज ऑफ कंजम्पशन ऑफ 3 सेगमेंट्स जो है वो हमने फाइंड आउट किया। सो द एवरेज poverty lines comes out to be 3/4 of adult jail cost of living। ओके, जो पावर्टी लाइन है वो हम क्या बता रहे हैं कि 3/4 ऑफ अडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग है। जो आपकी अडल्ट की एक कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसका 3/4 पार्ट जो है वो हमने एक पावर्टी लाइन बनाई कि अब इसके नीचे जो लोग होंगे वो हम बोलेंगे कि ये बिलो पावर्टी है और उसके ऊपर वाले जो होंगे उन्हें हम बोलेंगे कि वो अबव पावर्टी है। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है लेकिन ये पता होना चाहिए और प्लीज इस मिस्टेक को आप लोग इग्नोर करें। ये इसका जो सही वाला था वो मैंने आपको पूरा रिटर्न में बताया, तो आप उसे ही कंसिडर कीजिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका आंसर 3/4 नहीं आएगा। ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंस में जो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग था उसकी हेल्प से फाइंड आउट किया जाता था कि पावर्टी लाइन क्या है। ठीक है, जो वो आपकी 3/4 बताया गया कि 3/4 ऑफ अडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग जो थी वो उसे हमने एज अ पावर्टी लाइन माना था। पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे मेजर किया गया पावर्टी को वो देखते हैं। सो इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री। In 1962, the Planning Commission formed a study group. In 1979, Task Force on Projections of Minimum Needs and Effective Consumption Demand was formed. In 1989, an expert group was constituted for the same purpose. Beside these bodies, many individual economists have also attempted to develop such a mechanism. तो post independent India में हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे attempts किए गए पावर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, अब एक्चुअल में भी हमारे पास में एक पावर्टी लाइन है। अब वो किसकी पूरी अंडरटेकिंग है वो हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में समझेंगे और जो पावर्टी लाइन का कंसेप्ट है वो भी हम कहाँ पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पता चला कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत सारी जो स्टडी है वो की गई और बहुत सारी जो डिफरेंट इंडिविजुअल बॉडीज हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से रिसर्च किया और जो पावर्टी लाइन है वो डिटरमाइन करने की कोशिश की गई। ठीक है, सो आई होप कि जो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने मेनली प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में पढ़ा कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में कैसे पावर्टी लाइन डिटरमाइन की गई थी। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नेम्स देखे या ईयर देखे कि इस ईयर में इन्होंने स्टडी की थी। तो एक्चुअल में अभी जो कंसेप्ट ऑफ पावर्टी लाइन है वो तो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आई होप सो कि ये जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया और जो थोड़ा सा ग्लिम्स था हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का, यह आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ पावर्टी लाइन। पावर्टी लाइन का जो कंसेप्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था
था कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में कैसे मेजर किया जाती थी पावर्टी, ठीक है। उसमें हम लोगों ने समझा था कि जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग मेथड की हेल्प से पावर्टी लाइन डिटरमाइन की गई थी, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि तब बिफोर इंडिपेंडेंस कैसे मेजर किया जाता था। पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंट मेथड्स लाए गए थे कि जिसके थ्रू पावर्टी जो है वो फाइंड आउट की जाए। तो अल्टीमेटली एट द एंड हमें एक पावर्टी लाइन का कंसेप्ट पता है कि एक पावर्टी लाइन होती है, उसके नीचे वाले जो पावर्टी लाइन के बिलो जो लोग आते हैं वो उन्हें हम पुअर मानते हैं, और पावर्टी लाइन के अबव जो लोग आते हैं उन्हें हम रिच मानते हैं, या वी शुड से नॉट पुअर मानते हैं, नॉन पुअर होते हैं वो, कि वो उन्हें हम पुअर नहीं बोलेंगे। रिच मैं नहीं बोलूंगी कि सब लोग रिच हो गए, लेकिन वो पुअर नहीं कहलाते हैं। तो ये इतना कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा। अब ये पावर्टी लाइन एक्चुअल में कैसे डिफरेंशिएट करती है वो हम समझेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। सो पावर्टी लाइन इज अ कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच यूजुअली डिवाइड्स द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एज पुअर एंड नॉन पुअर, ठीक है। पावर्टी लाइन क्या है? एक कट ऑफ पॉइंट है। किसका कट ऑफ पॉइंट है? ये जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि जो आपकी कंट्री के लोग हैं उनमें हम बोल सकते हैं एक कट ऑफ पॉइंट है। ये जो पर्टिकुलर लाइन है डिवाइड करती है पुअर और नॉन पुअर को, ठीक है। इस लाइन के नीचे वाले लोगों को हम पुअर बोलते हैं, और इस लाइन के ऊपर वालों को हम क्या बोलते हैं? नॉन पुअर। ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि पावर्टी लाइन के ऊपर जो भी है वो सब रिच हो गए, ये चीज हम नहीं बोल सकते कि सब रिच ही हैं या कोई बहुत रिच है। यहाँ पर भी हमें डिफरेंट वेरिएशंस दिखते हैं, लेकिन इसके ऊपर वालों को हम पुअर नहीं बोलेंगे। मतलब कि इस पावर्टी लाइन के ऊपर जितने भी लोग आते हैं उनके पास एटलीस्ट इतनी मीन्स ऑफ अर्निंग है या इतनी इनकम उनकी हो जाती है कि उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो फुलफिल हो पाती है, ठीक है। सो the concept of poverty line is used to measure the extent of poverty in the country. People having income below the poverty line are called poor, and people with income above poverty line are called non poor. जो चीज मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की वही यहाँ पर हमें रिटन फॉर्मेट में मिली। Poverty line tries to capture the socially acceptable minimum living standard which the society tries to fulfill. पावर्टी लाइन क्या कैप्चर करना चाहती है? एक सोशली एक्सेप्टेबल मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स, मतलब कि मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स की अगर एक पर्सन को उसकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाए, इतना ही अगर सिर्फ उसको इनकम चाहिए तो वो कितनी चाहिए होती है, ओके। एक जो उसका मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है वो बताती है हमारी जो पावर्टी लाइन होती है वो, ठीक है, कि इतने में ये सोशली एक्सेप्टेबल है, सब तरीके से एक्सेप्टेबल है, ओके। सो पावर्टी लाइन का एक जो ओवरव्यू है, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब कैसे डिटरमाइन की जाती है पावर्टी लाइन? इन इंडिया मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर or MPCE method is used to determine the poverty line. According to this method, monetary value per capita expenditure of the minimum calorie intake is calculated, ठीक है। अब देखो ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ये जरूरी है। आप अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो भी जरूरी है, एंड इफ अगर जो कॉम्पिटिटिव्स वाले भी वीडियोस देखते हैं तो कॉम्पिटिटिव्स के हिसाब से भी ये जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपकी इंडिया में पावर्टी लाइन जो है, जो पावर्टी है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है। तो कैसे डिटरमाइन की जाती है? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, ठीक है। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर क्या बता रहा है आपको? मॉनेटरी वैल्यू बता रहा है मिनिमम कैलोरी इनटेक का। अब इससे हम क्या समझे मिनिमम कैलोरी इनटेक से? सिंपल सा मतलब है कि एक पर्सन को अच्छे से सरवाइव करने के लिए कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, वो आ गई हमारी मिनिमम कैलोरी इनटेक। अब स्टूडेंट्स जो हमारी पावर्टी लाइन है, हमें पता है कि हम उसे रुपीस के बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं, राइट, कि इतने रुपीस, अगर इतनी इनकम हो रही है एक पर्सन की तो वो
हम उसे बिलो पॉवर्टी लाइन या अबव पॉवर्टी लाइन जो है डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो वो रुपीस के वैल्यू में ये कैलोरी तो नहीं काम आ सकती, तो क्या किया जाता है, ये जो कैलोरी इनटेक होता है, मतलब कि जितनी भी कैलोरी चाहिए, जैसे कि मान लो 2200 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, तो इतनी कैलोरीज इनटेक करने के लिए कितने रुपी स्पेंड करने पड़ेंगे, वो हो गई उसकी मॉनेटरी वैल्यू। और वो हम बताते हैं अपनी मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में कि एक मंथ में अगर एक पर्सन अगर इतनी कैलोरी इनटेक कर पा रहा है और इतना जो उसका एक्सपेंडिचर है वो इनकर कर पा रहा है, तो वो अबव पॉवर्टी लाइन हो जाएगा, या फिर अगर नहीं कर पा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब मिनिमम कैलोरी इनटेक कितनी होती है? सो 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे फॉर रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। अब देखो, रूरल और अर्बन एरियाज में कैलोरी इनटेक को डिवाइड कर दिया गया है। रूरल में 2400 कैलोरीज होनी चाहिए एक पर्सन के लिए पर डे के अकॉर्डिंग, और इन रूरल एरियाज कितनी होनी चाहिए? 2100। ये जो नंबर्स हैं 24 एंड 21, ये आप लोगों को याद रखना है, और रूरल में कितना, अर्बन में कितना, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों है कि रूरल एरियाज में 2400 है और अर्बन में 2100 है? इसका रीजन क्या है कि अर्बन वालों को इतनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती है? इसका सिंपल सा रीजन है स्टूडेंट की रूरल एरिया में फिजिकल वर्क जो होता है वो ज्यादा किया जाता है। ठीक है, जो हाथ से काम करने वाला जो हाथ से काम है वो ज्यादा किया जाता है अर्बन एरिया के कंपैरिजन में। अर्बन एरिया में अगर हम देखें तो फिजिकल उतना नहीं होगा, मेंटल ज्यादा होगा। वो डिफर करता है क्योंकि रूरल एरियाज में आपको एक्टिविटीज ही वैसी करनी होती है और अर्बन एरियाज में वर्क वैसा ही होता है। तो ज्यादा फिजिकल वर्क आप रूरल एरियाज में करते हो या रूरल एरियाज में करते हुए लोग हमें दिखते हैं, तो सिंपल सा मतलब है कि जब वो लोग काम ज्यादा कर रहे हैं, फिजिकली काम ज्यादा कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी को ज्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर कि अगर मैं चेयर पर बैठी हूं और पूरा टाइम चेयर पर, पूरा दिन भर चेयर पर बैठे बैठे अगर मैं काम कर रही हूं तो मुझे कैलोरीज कम रिक्वायर्ड होगी। और अगर वही मैं देखूं कि अगर मैं बहुत एक्सरसाइज कर रही हूं तो मुझे ज्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होगी। सेम चीज, जो बहुत एक्सरसाइज है वो आप समझ लो वो रूरल हो गया, और जो चेयर पे बैठ के काम करना है वो आप समझ लो अर्बन हो गया। यहाँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अर्बन एरियाज में सभी लोग जो हैं वो मेंटल वर्क ही करते हैं, फिजिकल नहीं करते। फिजिकल भी करते हैं, फिजिकल वर्क भी हमें अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है, लेकिन एज कंपेयर टू रूरल एरियाज अर्बन एरियाज में फिजिकल वर्क कम होता है। इसीलिए यहाँ की जो कैलोरी इनटेक है उसे हम कम मानते हैं, दैट इज 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इनफ होती है, और रूरल एरियाज में कितनी चाहिए? 2400 कैलोरीज। ठीक है, सो ये कैलोरीज का ये जो आपकी नंबर्स हैं ये आप लोगों को याद रखना है। Higher calorie intake has been fixed for rural areas because the rural worker has to do greater physical work as compared to urban worker। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है, सो आई होप कि वो आप लोगों को क्लियर हो ही चुका है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक। ठीक है, अब हम लोगों ने समझ लिया कि रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये 2400 कैलोरीज इनटेक करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए ये पता होना चाहिए ना। कैसे हम बोल सकते हैं कि अच्छा 2400 कैलोरीज चाहिए तो एक पर्सन को मिल रही है तो वो हो गया, वो आपकी पॉवर्टी लाइन के अबव या बिलो हो गया। इस चीज को नहीं डिटरमाइन कर सकते जब तक हमारे पास में इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू ना हो, तब तक, राइट। सो मॉनेटरी वैल्यू होना जरूरी है, तो इसीलिए इसकी एक मॉनेटरी वैल्यू भी निकाली गई है। ठीक है, so according to the planning commission Tendulkar methodology, the minimum monthly per capita consumption expenditure in 2011-12 is worked out to be rupees 816 per person in rural areas and 1000 rupees in urban areas। ठीक है, तो जो एक मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो रुपीस के टर्म्स में रूरल एरियाज में कितना हुआ? 816, और अर्बन एरियाज में कितना हुआ? 1000। ठीक है, अब एक डाउट आया होगा कि मैम कैलोरीज इनटेक जो है वो रूरल एरियाज में ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू अर्बन,
तो फिर ये जो अमाउंट है, जो हम मॉनेटरी वैल्यू देख रहे हैं मिनिमम कैलोरी इनटेक की, वो रूरल में कम क्यों है और अर्बन में ज्यादा क्यों है, राइट? ये क्वेश्चन ऑब्वियसली अराइज हुआ ही होगा आप लोगों के माइंड्स में। तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, अगर आप कंपैरिजन करोगे अर्बन एंड रूरल के जो प्राइसेस है, सेम प्रोडक्ट भी होगा या कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी होंगे, तो भी आप देखोगे कि रूरल एरियाज में तो भी आपको हर एक जो प्रोडक्ट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपको वो चीप रेट्स में मिल जाता है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। एंड जो अर्बन एरियाज में आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू योर रूरल एरियाज। जैसे कि एक सिंपल सी एग्जांपल हो, अगर मुझे कहीं से ट्रेवल करना है, मैं अगर रूरल एरिया में हूं, मुझे ट्रेवल करना है इन द सेंस मेरा जो एरिया है, ओके मतलब मैं जिस विलेज में रहती हूँ उसके एक पॉइंट से मुझे दूसरे पॉइंट तक जाना है, तो हो सकता है मैं बाय वॉकिंग चले जाऊं, राइट? इतना भी दूर नहीं है, और अगर दूर है तो मैं कुछ साइकिल वगैरह से चली जाऊंगी। अब इतना तो नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ से भाई किसी ऑटो या टैक्सी को करूंगी और फिर दूसरी प्लेस पर जाऊंगी, नहीं हो रहा, राइट? अगर वही सेम चीज आप समझो कि मैं किसी सिटी में हूं, एग्जाम्पल मैं मुंबई में हूं, अब अगर मुंबई में मुझे एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना है जो कि थोड़ी फार है, तो क्या मैं वॉकिंग जा सकती हूँ? बाय वॉकिंग नहीं जा सकती, इतना दूर नहीं जा सकती। वो मुंबई इतना बड़ा है जिसमें 10-15 गांव आराम से आ जाएं, राइट? तो यहाँ पे ये जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। तो इसी सेम केस में एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो अर्बन एरियाज में एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए ये जो आप लोगों को ये डिफरेंस दिख रहा है कि रूरल एरियाज में कम अमाउंट चाहिए एंड अर्बन एरियाज में ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, वो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Then poverty line divides the poor from the non-poor। अब हमें पता है कि एक जो पावर्टी लाइन होती है स्टूडेंट्स, वो बस डिवीजन है कि इसके पावर्टी लाइन के बिलो वाले लोग क्या हो गए, ये हो गए पुअर, और पावर्टी लाइन के अबव वाले लोग क्या हो गए, ये हो गए नॉन पुअर। अब इन नॉन पुअर में भी तो हम बोल सकते हैं कि कोई ऐसे होंगे जो बिल्कुल जिनकी बस नेसेसिटीज फुलफिल होती ही हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनकी उनके जो और भी डिजायर्स है वो पूरे हो जाते हैं, कुछ उनसे भी ज्यादा रिच होंगे, कुछ और रिच होंगे, कुछ और रिच होंगे। तो यहाँ पर जो नॉन पुअर है उसमें भी हम बहुत सारे डिफरेंशिएशन देख सकते हैं, और सेम हम पुअर में भी देख सकते हैं। पुअर में क्या हो जाएगा, नॉट सो पुअर एंड वेरी पुअर, थोड़े कम पुअर है, थोड़े ज्यादा पुअर है। तो जो पावर्टी लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ पुअर और नॉन पुअर को डिवाइड करती है, बाकी उसमें कोई डिवीजन नहीं करती है कि कौन कितना रिच है या कौन कितना पुअर है। बस उसने क्या किया, उसने डिवाइड कर दिया कि इतने लोग पुअर हैं और इतने लोग नॉन पुअर हैं, ठीक है? तो पावर्टी लाइन सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करती है। There are many kinds of poor, the absolutely poor, the very poor, the poor. Similarly, there are various kinds of non-poor, the middle class, the upper middle class, the rich, the very rich, and the absolutely rich. The poverty line divides poor from the non-poor, right? जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि जो पुअर है उसमें कोई पुअर होगा, कोई एब्सोल्युटली पुअर होगा, कोई बहुत पुअर होगा, कोई पुअर ही है, ठीक है? कोई थोड़े बहुत पुअर है मतलब। और सिमिलरली जो नॉन पुअर है उसमें भी हम जो है बाकी के और भी डिविजन्स देख सकते हैं, लेकिन आपकी जो पावर्टी लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ पुअर को नॉन पुअर से डिफरेंशिएट करती है। ओके, सो आई होप कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फिर ये आती है कुछ हमारी पावर्टी लाइन का कंसेप्ट। ये जो आपको रेड में शो हो रहा है ये क्या है, ये है पावर्टी लाइन, ठीक है? पावर्टी लाइन ने क्या किया है स्टूडेंट्स, पावर्टी लाइन ने सिर्फ और सिर्फ पुअर और नॉन पुअर को डिवाइड कर दिया है, ठीक? इसके नीचे वाले कुछ एब्सोल्युटली पुअर हो गए, वेरी पुअर हो गए, पुअर हो गए। अब पावर्टी लाइन जो है उसने इन्हें डिवाइड नहीं किया है, ये जो डिवीजन है वो हमने खुद ने किया है। पावर्टी लाइन ने सिर्फ और सिर्फ इन पुअर और नॉन पुअर के बीच जो है वो एक लाइन बना दी कि इसके नीचे वाले लोग तो पुअर हैं ही हैं और इसके ऊपर वाले लोग इतने पुअर नहीं हैं। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट हम सेक्शंस डिवाइड कर सकते हैं। नॉट सो पुअर, बहुत ज्यादा पुअर नहीं है, पावर्टी लाइन के ऊपर है, पुअर है लेकिन उतने नहीं है। फिर अगर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, द रिच, द वेरी रिच, मिलेनियर्स, बिलियनियर्स, तो ऐसे करके इनमें और भी डिवीजन
डिविजन हो सकते हैं, बस हमें ये याद रखना है कि पॉवर्टी लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुअर और नॉन पुअर को डिवाइड करती है, ठीक है। ये सारे डिविजन्स पॉवर्टी लाइन नहीं करती है। आई होप सो कि पॉवर्टी लाइन का जो मतलब है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ कैटेगराइजिंग पॉवर्टी, अब जो आपकी पॉवर्टी है स्टूडेंट्स, उसे हम कुछ 3 डिफरेंट वेज में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? क्रोनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर एंड नॉन पुअर। अब क्रोनिक पुअर किसे बोलते हैं? आप लोगों ने ये सुना होगा ना, क्रोनिक डिसीज एंड एक्यूट डिसीज। उसमें भी क्या है, क्रोनिक हम किसे बोलते हैं? जो बहुत लंबी बीमारियां जैसे होती है या कोई बहुत लंबी बीमारी होती है तो हम उसे क्रोनिक डिसीज बोलते हैं, राइट। सो क्रोनिक पुअर क्या है? बहुत ज्यादा टाइम तक जो पुअर रहते हैं, या हम ये बोले कि जो हमेशा पुअर ही रहते हैं, वो आ जाएंगे आपके क्रोनिक पुअर, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स पीपल हु आर ऑलवेज पुअर एंड दोज हु आर यूजुअली पुअर। जो यूजुअली पुअर होते हैं वो भी हम क्रोनिक पुअर में ही लेते हैं। यूजुअली पुअर का मतलब क्या, कि बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि वो पुअर ना हो, मतलब कि वो पॉवर्टी लाइन के अबव चले जाए, ये चीज बहुत ही रेयर केसेस में होती है। फिर आता है ट्रांजिएंट पुअर। Transient poor may be classified as churning poor who regularly move in and out of poverty, like small farmers, and occasionally poor who are rich most of the time and poor sometimes, ठीक है। अब chronic poor में हमने समझ लिया कि एकदम जो poor वाले आएंगे वो। ट्रांजिएंट पुअर क्या हो गया? थोड़ा मिडिल वाला केस, कि कभी पुअर रहते हैं कभी नॉन पुअर हो जाते हैं, मतलब कि कभी वो पॉवर्टी लाइन के अबव चले गए, कभी पॉवर्टी लाइन के बिलो आ गए। जैसे कि स्मॉल फार्मर्स के साथ में ये केस हो सकता है, कभी अच्छा सीजन आया, उनकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी हुई तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर चले गए। अगर वही सेम केस जो है वो उल्टा हो गया कि उनका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा अच्छा नहीं हुआ तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए, तो ये जो है वो चर्निंग पुअर हो गए। एंड ओकेजनली पुअर, जो कि ओकेजनली मतलब कि कभी कभी पुअर होते हैं, ओके। सो वो आएंगे हमारे ट्रांजिएंट पुअर में। एंड नॉन पुअर में क्या समझ में आया? जो कभी पुअर नहीं रहे, ठीक है। सो उसे अगर हम ग्राफिकली बताना चाहे तो ऐसे बता सकते हैं, ये यहाँ पर हमें मिलेगा क्रोनिक पुअर। देखो ऑलवेज पुअर, ये जो एक लाइन है, एक कॉमन लाइन, ये कौन सी हो गई? ये हो गई हमारी पॉवर्टी लाइन। तो जो ऑलवेज पुअर है वो हम देख रहे हैं कि ये पॉवर्टी लाइन के काफी बिलो है। जो यूजुअली पुअर है उसमें देखो सिर्फ बहुत ही कम हम देखेंगे कि हमारी पॉवर्टी लाइन के ऊपर गए हो, बाकी यूजुअली वो पुअर ही रहते हैं। फिर चर्निंग पुअर की बात करें तो वो क्या है? कभी पुअर कभी नॉन पुअर, कभी पुअर कभी नॉन पुअर, तो ये जो है ये ऊपर नीचे होते रहते हैं पॉवर्टी लाइन में। देन ओकेजनली पुअर में बहुत रेयर केस में या ओकेजनली बहुत कम टाइम, बहुत कम जगहों पर हमें देखने को मिलता है कि वो पुअर बने हैं, तो ये सिर्फ हमें थोड़ा सा ही उसमें हमें चेंजेस दिखे। एंड नेवर पुअर क्या होगा? पॉवर्टी लाइन के ऊपर, ये काफी ऊपर है, ये नीचे आ ही नहीं सकते, मतलब कि वो पॉवर्टी लाइन के बिलो नहीं आएंगे, ठीक है। सो पॉवर्टी को कैसे कैटेगराइज किया है इन 3 पार्ट्स में, आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन कम्स क्रिटिसिज्म ऑफ पॉवर्टी लाइन। अब ये जो पॉवर्टी लाइन है इसके क्या क्रिटिसिज्म है, कहां पर हम बोलते हैं कि ये सही नहीं है, वो समझते हैं। सो द मेथड ग्रुप्स ऑल द पुअर टुगेदर एंड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वेरी पुअर एंड दी अदर पुअर। ये चीज मैंने अभी आप लोगों को समझाई कि पॉवर्टी लाइन क्या करती है, सिर्फ पुअर और नॉन पुअर के बीच में डिफरेंशिएशन करती है। अब जो पुअर है उनमें कौन कितना पुअर है वो पॉवर्टी लाइन नहीं बताएगी, और जो नॉन पुअर है उसमें कौन कितना रिच है ये भी पॉवर्टी लाइन नहीं बताती है। पॉवर्टी लाइन सिर्फ और सिर्फ पुअर और नॉन पुअर के बीच में डिफरेंशिएशन करती है। तो ये उसका एक क्रिटिसिज्म है कि हमें पता नहीं चलेगा कि कितने लोग कितने पुअर हैं, ठीक है, तो इस चीज को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। This mechanism is helpful in identifying the poor as a group to be taken care of by the government. However, it is very difficult to identify the poor who need help the most. Poverty line ने क्या किया? पुअर और नॉन पुअर को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो अब ये चीज अच्छी हो गई कि गवर्नमेंट जो है वो इजीली जो है उनकी जो भी पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो इन पुअर पर कर सकती है, ठीक है। मतलब कि वो नॉन पुअर पर ध्यान नहीं देंगी, वो पुअर पर देंगी। लेकिन इस पुअर में भी हमने देखा था कि 3 सेक्शंस थे, एब्सोल्युटली पुअर, राइट,
सम पुअर एंड दी पुअर, वो ऐसा वाला जो हमारा 3 डिफरेंशिएशन हमने किए थे, तो इसमें से जो लास्ट वाला था जो बिल्कुल पुअर ही है, उनको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की हेल्प की, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसके बीच में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रही कि पुअर में कौन कितना क्या है। तो हो सकता है कि ये जो वनरेबल ग्रुप है उसे वो हेल्प ना मिले और वो और पुअर बनता जाए। तो ये एक क्रिटिसिज्म है कि ये जो आपकी पावर्टी लाइन है वो सिर्फ पुअर और नॉन पुअर को डिवाइड कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है, बट जो पुअर में भी जो मोस्ट नीडेड लोग हैं उन्हें नहीं बता पा रही है, उन्हें चॉकआउट नहीं कर पा रही। ठीक है, तो ये इसका क्या बन जाता है, क्रिटिसिज्म बन जाता है। देयर आर मेनी फैक्टर्स अदर देन इनकम एंड असेट्स which are associated with poverty, like accessibility of basic education, health care, drinking water, etc., which have been ignored। ये जो आपकी पावर्टी लाइन है किसके बेसिस पर बनाई गई, मिनिमम कैलोरी इनटेक पर। ठीक है, मिनिमम कैलोरी इनटेक का जो मंथली एक्सपेंडिचर हो सकता है मॉनेटरी टर्म्स में वो देखा गया और उसके बेसिस पर बताया कि पावर्टी लाइन कितनी होगी। ठीक है, तो अब ये बोलना भी सही है कि पावर्टी सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलोरी इनटेक पर डिपेंडेंट नहीं है, या हम सिर्फ जो कैलोरी इनटेक जिसकी हो रही है वो पुअर नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते। पुअर तो वो भी है जैसे बाकी की जो बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हो रही है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, ये सब कुछ जो है ये अगर फुलफिल नहीं हो पा रहा तो हम उसे भी तो पुअर ही बोलेंगे। फुलफिल क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके पास में उतना मनी नहीं है। तो ये चीजों को इग्नोर किया गया है जो कि सही नहीं है। ठीक है, This method does not consider social factors that generate and are responsible for poverty, like illiteracy, ill health, lack of access to resources, discrimination or lack of civil and political freedoms। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि ये जो पावर्टी लाइन है ये सिर्फ आपको बता रही है कि कितने पुअर हैं और कितने पुअर नहीं है, पुअर और नॉन पुअर के बीच में डिफरेंशिएशन कर रही है, लेकिन वो उसके पीछे का रीजन नहीं बता रही कि जो लोग पुअर हैं वो पुअर क्यों है, क्या रीजन है। जैसे कि इलिटरेसी, अगर वो लोग लिटरेट होते तो वो पुअर नहीं होते। ये बहुत ही बेसिक सी कॉमन सेंस है कि अगर वो लिटरेट होते तो वो कुछ ना कुछ काम जरूर कर लेते और वो पुअर नहीं होते। तो अगर उसके पीछे के रीजंस पता चले हमें तो हम पावर्टी को हटा सके। लेकिन जो आपकी पावर्टी लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ ये बता रही कि कौन पुअर है और कौन नॉन पुअर है। तो ये एक क्रिटिसिज्म है, ये एक क्रिटिकली हम बोल सकते हैं कि सही नहीं है। ठीक है, तो ये सोशल फैक्टर्स को भी ध्यान रखना चाहिए और उन्हें भी कंसिडर करना चाहिए। ये कुछ हमारे पावर्टी लाइन के क्रिटिसिज्म है जो कि आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गए हैं। और तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। इंडिया में कितने पुअर हैं ये हम देखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पावर्टी लाइन के बारे में पढ़ा था, उसके क्रिटिसिज्म पढ़े थे, वो कैसे उसमें हम मेजर करते हैं, कितनी कैलोरीज और कितने रुपीस पर हम बताते हैं कि एक पर्सन जो है वो पावर्टी लाइन के बिलो आ रहा है या अबव आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ी थी एंड आई होप सो कि वो सब कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब चलते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, कितने नंबर के मतलब कितना नंबर है पुअर का इंडिया में। ओके, सो द ऑफिशियल डेटा ऑन पॉवर्टी इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक बाय प्लानिंग कमीशन। ये जो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ये आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। देखो आगे हम जो पढ़ेंगे अभी इस लेक्चर में कि कितने नंबर ऑफ पुअर हैं कितने नहीं है, अगर वो फिगर्स आपको याद ना रहे तो भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन कौन ये डेटा कौन प्रोवाइड करवाता है, कौन इसे फाइंड आउट करता है, ये चीजें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो पॉवर्टी पर ऑफिशियल डेटा है वो हमें कौन देता है या कौन अवेलेबल करवाता है, सो दैट इज प्लानिंग कमीशन। ओके, इट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा collected by National Sample Survey Organization NSSO। ये नेम भी हमें याद रखने की जरूरत है। ठीक है, ये जो आपका पॉवर्टी है ये किसके बेसिस पर फाइंड आउट किया जाता है या किसके बेसिस पर एस्टिमेट किया जाता है, तो ये एस्टिमेट किया जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा पर। ठीक है, कितना कंजम्पशन कितना कंज्यूम कर रहा है एक पर्सन, उसके बेसिस पर बताया जाएगा कि उसकी जो वो पॉवर्टी लाइन के बिलो आ रहा है, पॉवर्टी लाइन के अबव आ रहा है। ठीक है, मतलब कि एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मेरा कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर है उसके अकॉर्डिंग ये बताया जाएगा कि मैं मतलब पावर्टी में आ रही हूँ या मैं नॉन पुअर हूँ। ये जो डिस्टिंग्विश है ये उसके बेसिस पर किया जाता है। तो ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा है ये कौन कलेक्ट करता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। देखो दोनों जो हमारे ये स्टेटमेंट्स है दोनों में डिफरेंस है। आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और इसी की हेल्प से जो प्लानिंग कमीशन है वो हमें क्या देती है? पावर्टी पर डेटा देती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको पावर्टी का जो ऑफिशियल डेटा है वो कौन अवेलेबल करवाता है या कौन आप लोगों को बताता है कि कितनी पावर्टी है, तो आपका आंसर होगा प्लानिंग कमीशन। एंड इफ ये पूछा जाए कि ये किसके बेसिस पर एस्टिमेट किया जाता है, तो आपका आंसर होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा पर। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा कौन कलेक्ट करता है? तो उसमें आपका आंसर होगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पर जो है एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, और कंफ्यूज करने वाले एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आप लोगों से ऐसे पूछ ले कि आपका जो पावर्टी पर जो डेटा है वो कौन एस्टिमेट करता है, तो आप लोग कंफ्यूज होकर ये भी बोल सकते हो कि प्लानिंग कमीशन, लेकिन प्लानिंग कमीशन एस्टिमेशन नहीं करता है। सॉरी, प्लानिंग कमीशन जो है वो डेटा कलेक्ट नहीं करता है। डेटा कलेक्ट कौन कर रहा है? डेटा कलेक्ट कर रहा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अगर पावर्टी पर डेटा कौन कलेक्ट करता है पूछेगा तो पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और आप लोगों को पावर्टी पर जो डेटा होता है, जो पावर्टी का पूरा जो डेटा होता है वो कौन रिप्रेजेंट करता है या कौन उस चीज को प्रेजेंट करता है पूरी जो आपकी कंट्री है उसके सामने, पूरे नेशन के सामने, तो आपका आंसर होगा प्लानिंग कमीशन। ओके, तो इन दोनों जो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना और इनके वर्क में भी कंफ्यूज नहीं होना कि कौन डेटा हमें प्रोवाइड कर रहा है और कौन कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो आई होप सो कि इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है और आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे अगर आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई तो भी। ठीक है, नाउ व्हेन द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड एज द प्रपोर्शन, दिस वुड बी प्रपोर्शन स्टूडेंट्स, वो थोड़ी सी ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है, तो पोर्शन नहीं होगा, वो होगा प्रपोर्शन। ठीक है, सो व्हेन द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड एज द प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, इट इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो। देखो इसको मैं थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो टोटल पॉपुलेशन के बेसिस पर बताना कि कितने लोग पुअर है उसे हम बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। ठीक है, जो आपका पावर्टी लाइन के बिलो लोग आ रहे हैं उन्हें डिवाइड कर दो किससे? आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है उससे, तो वो आपको हेड काउंट रेशियो दिखाता है। सो फ्रॉम 1973 टू 2012 हमारे पास में ये डेटा है हेड काउंट रेशियो का, परसेंटेजेस में गिवन है। ये जो आपके रूरल एरियाज को रिप्रेजेंट करने वाला ये एक आपको पेंटागन दिखेगा, सॉरी एक विशुद्ध से डायमंड दिखेगा, फिर अर्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्क्वायर और टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्राइंगल। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपका जो अर्बन वाला है उसे मैं रेड से मार्क कर देती हूं। ठीक है, ये वाला जो है ये हमारा अर्बन जो हेड काउंट रेशियो है पावर्टी का वो शो कर रहा है। फिर अगर हम बात करें रूरल की तो ये पर्पल आए, ये जो पर्पल में है ये आपको रूलर वाला दिखा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं दोनों में देखूं स्टूडेंट्स, रेड एंड पर्पल में, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो रेड में, दैट मीन्स जो रूरल एरियाज की हम बात करें तो रूरल एरियाज में हमें सॉरी अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरियाज में हमें कम पावर्टी दिख रही है एज कंपेयर टू रूरल, राइट। ये जो पर्पल में हमें दिख रहा है वो हमें क्या बता रहा है? रूरल वाला। तो आपको रूरल एरियाज में ज्यादा पावर्टी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, बिकॉज अर्बन एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है, तो इसके वजह से क्या होता है कि आपका जो जो पावर्टी है वो थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू रूरल। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लेकिन दिखता है, जैसे कि ये देखो यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को दिख रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर हमारा ग्राफ है इसे हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ हमें पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत समझने के लिए जरूरी है। हेड काउंट रेशियो क्या होता है ये देखना जरूरी है, हेड काउंट रेशियो क्या होता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट हेड काउंट रेशियो क्या हो गया, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि जो आपका नंबर ऑफ पुअर है, ओके, मतलब कि जो पावर्टी लाइन के नीचे जो आ रहे हैं वो टोटल
पॉपुलेशन के कितने परसेंट है, ये शो करता है आपका हेड काउंट रेशो। ठीक, नाउ नंबर एंड प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, अब कितने लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन में वो हम समझते हैं। ऑन दिस बेसिस comparable estimates of poverty are available at national and state level from 1973-74 to 2011-12। ओके, मतलब कि जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने सारा ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसके अकॉर्डिंग जो प्लानिंग कमीशन ने उस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा को लेकर प्लानिंग कमीशन ने जो एस्टिमेशंस किए उसके अकॉर्डिंग हमें ये डेटा प्रोवाइड किया गया है, और इस डेटा में हमें बताया गया है नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस इन इंडिया। ठीक है, कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं, 1973 से लेके 2012 तक। अब इसमें भी हम देखेंगे कि जो टोटल है ये आपको ये वाली लाइन बता रही है, जो रूरल एरियाज में पावर्टी है वो ये है, और जो अर्बन एरियाज में पावर्टी है वो ये है। देखो रूरल और अर्बन एरियाज में कितना डिफरेंस है, आपको अर्बन एरिया तो यहीं पर दिख रहा है और रूरल एरिया इससे काफी ऊपर है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ पावर्टी या मेजॉरिटी ऑफ पुअर पीपल है वो हमें रूरल एरियाज में देखने के लिए ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक टोटल की बात करूं तो जब 1973-74 की बात करें तो समथिंग टोटल यहां पर आया, मान लीजिए ये मतलब समथिंग ये 320 मिलियंस होगा। ठीक है, सो 320 मिलियन से स्टार्ट किया था 1973 में ये एस्टिमेशन। अब एट प्रेजेंट ये कितना हो गया है, मतलब कि 2012 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग तो ये समथिंग अराउंड 250 आएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि जो ओवरऑल पावर्टी है वो डिक्रीज हुई है इन ईयर्स में। ठीक है, मतलब कि जो पावर्टी रेशो में डिक्लाइन है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च किए गए होंगे पावर्टी को हटाने के लिए वो हेल्प किए हैं। ठीक है, अगर रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में भी हमें डिक्लाइन दिखेगा, यहाँ पर ये 250 समथिंग है, और अगर मैं यहाँ से अगर इसको चेक करूं तो ये 200 समथिंग आ गया, राइट। सो ये रूरल एरियाज में भी हमें एक डिक्लाइन दिखा है। देखो हम लोग देख सकते हैं कि ये 1999 टू 2000 में एकदम से स्टीप डिक्लाइन हुआ थोड़ा सा, राइट, थोड़ा ज्यादा डिक्लाइन हुआ पावर्टी में, और फिर वो एक बार फिर से बहुत ज्यादा हाइक पर गया। 2005 में अगर हम बात करें तो वो वापस हाइक पर गया और फिर उसके बाद में वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ था। एंड अर्बन एरियाज में जो है वो थोड़े थोड़े फ्लक्चुएशंस चल रहे थे, कोई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हुए हैं पावर्टी में। पहले भी कम अमाउंट था, अभी हाँ थोड़ा डिक्लाइन होता हुआ हमें दिखा है, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर चेंजेस नहीं दिखे, राइट। सो ये कुछ हमें समझ में आया इस पर्टिकुलर ग्राफ से कि ज्यादा जो पुअर लोग हैं वो हमें रूरल एरियाज में देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। और इतने ईयर्स में फ्रॉम 1973 टू 2012 हमने देखा है कि जो पावर्टी रेशो है, जो पुअर लोग हैं उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें समझ में आई है। आई होप सो कि आप लोगों को भी क्लियर हो गया है। अब इस ग्राफ को याद रखना इतना पॉसिबल नहीं है कि आप लोग ये तीन एस्टिमेट्स जो है वो याद रखो, तो इतना याद रखने की जरूरत भी नहीं है। थोड़े से हम जो एक मोटे मोटे नंबर्स हैं वो याद रख सकते हैं कि यहाँ पर अप्रॉक्स आप बोल देना 320 मिलियंस थे, और अब 2012 में समथिंग अराउंड 250 मिलियंस के आसपास बचे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा थोड़ा सा इसको कंपेयर करने के लिए स्टार्टिंग और एंड के जो फिगर्स हैं वो थोड़े बहुत ध्यान रख सकते हैं। ठीक, नाउ एक्सटेंट ऑफ अर्बन पावर्टी इन 1973-74, more than 80% of poor resided in rural areas and its situation has not changed even in 2011-12। अभी हम लोगों ने जो ग्राफ देखा हम उसी को थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों ने देखा कि रूरल एरियाज में जो है वो ज्यादा पुअर लोग हैं एज कंपेयर टू अर्बन, एंड इवन अर्बन में बहुत कम प्रपोर्शन पर हम लोग देख रहे हैं, रूरल में बहुत ज्यादा प्रपोर्शन पर हमें दिख रहे हैं पुअर लोग, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 80% ऑफ पुअर जो है वो कहाँ रिसाइड कर रहे थे 1973-74 में, रूरल एरियाज में, और वो सिचुएशन अभी भी चेंज नहीं हुई है। मतलब कि 2011-12 का जो लास्ट एस्टिमेट अभी तक हुआ है उसमें भी ये कोई सिचुएशन चेंज नहीं हुई है। तब भी 80% ऑफ पॉपुलेशन आपकी रूरल एरियाज में ही रिसाइड करिए, पुअर पॉपुलेशन। ओके,
It means 3/4 of poor in India reside in villages. Also, poverty which was prevailing predominantly in rural areas has shifted to urban areas. अब ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है और ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि जब रूरल एरियाज में काम नहीं मिलता है तो बहुत सारे लोग माइग्रेट कर कर अर्बन एरियाज में चले जाते हैं इस होप से कि उन्हें अर्बन एरियाज में काम मिलेगा तो उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो फुलफिल हो सकेगी। ओके तो जो रूरल एरियाज के पुअर होते हैं वो माइग्रेट कर कर अर्बन एरियाज में चले जाते हैं और अर्बन एरियाज में हम जो पुअर बोल रहे हैं उसमें से आधा प्रपोर्शन तो वो होता है जो कि माइग्रेट करके आए हैं। तो जो अर्बन एरियाज के पुअर हैं उसमें हम बोलेंगे कि वो माइग्रेटेड पुअर हमें उसमें ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, in 1990s the absolute number of poor in rural areas had declined whereas the number of their urban counterparts is increased marginally. The poverty ratio also declined continuously for both urban and rural areas. 1990 में क्या हुआ, यहाँ पर 1990s में अगर हम देखें मतलब कि 1990s ये पूरा सिनेरियो, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो रूरल एरियाज में आपका जो है ये रूरल ये वाला है तो ये डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, राइट। यहाँ से कम हुआ फिर थोड़ा सा इंक्रीज होके वापस डिक्लाइन हो गया। और वही सेम चीज अगर मैं अर्बन में देखूं तो बहुत स्लाइट लेकिन हाँ ये थोड़ा मुझे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, राइट। तो ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ के जो पुअर है वो यहाँ शिफ्ट हो गए तो अभी यहाँ पर मतलब कि अर्बन एरियाज में जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज हो गई। बट अल्टीमेटली या एट द एंड हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो है जो पॉवर्टी रेशियो है वो डिक्रीज हुआ है फॉर अर्बन एंड रूरल बोथ। ओके सो ये एक क्या था, एक पॉजिटिव इंपैक्ट था। तो ये कुछ हमारी अर्बन पॉवर्टी पर हम लोगों ने देख लिया। अब स्टेट लेवल ट्रेंड्स इन पॉवर्टी, अब कुछ हम स्टेट लेवल ट्रेंड्स देखते हैं कि कौन से स्टेट में कितना पॉवर्टी थी, कौन से स्टेट में कितनी कम पॉवर्टी थी। मतलब कि हम बेसिकली यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि कौन से वो स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है। 5 states उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा अकाउंट फॉर अबाउट 70% ऑफ इंडियाज पुअर। अब ये जो 5 स्टेट है स्टूडेंट्स, इनके नेम आप लोगों को याद रख लेने चाहिए। ये जो आपको नेम्स आप याद रखोगे तो एक तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए वो अच्छा है, दूसरी चीज आप अगर इसे यूज करोगे आपके आंसर्स में तो वो बहुत ही अच्छी चीज होगी। ठीक है, तो बस हमें 5 स्टेट के नाम याद रखने हैं, यूपी, बिहार, एमपी, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। तो इनमें सबसे ज्यादा इंडियाज पुअर देखने को मिलते हैं, मतलब कि 70% ऑफ पॉपुलेशन जो है पुअर की वो इन 5 स्टेट्स में रिसाइड करती है। During 1973-74, about half of the population in most of these large states was living below the poverty line. ये एक बहुत ही बड़ा proportion होता है। 1973-74 में इन स्टेट्स की जो पॉपुलेशन थी उसका ऑलमोस्ट हाफ पार्ट जो था वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहा था। मतलब कि हम समझ सकते हैं कि इन 5 स्टेट्स में कितनी ज्यादा पॉवर्टी होगी उस टाइम पर जब आपकी हाफ पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन के बिलो रह रही है। तो बिल्कुल उसमें से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ वहां की जो कंडीशंस थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। 6 स्टेट्स तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा कंटेन्ड अ लार्ज सेक्शन ऑफ पुअर इन 1973-74। ठीक है, 5 स्टेट, ये जो 5 स्टेट बता रहे हैं उसमें हम आज भी देखेंगे कि इतने पुअर हैं, लेकिन जो 6 स्टेट्स हैं उसमें 1973-74 में हम बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा इन 6 स्टेट्स में था। 6th स्टेट कौन सा ऐड हुआ यहाँ पर, तमिलनाडु। ठीक है, The poverty levels in 4 states, Odisha, Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh are still far above the national poverty level. इन चारों स्टेट्स में अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि पॉवर्टी काफी है। अब ये कुछ हमारे पास में डेटा है, मतलब कि ग्राफ है जो कि हमें शो कर रहा है पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन सम लार्ज स्टेट्स फ्रॉम 1973 टू 2012। ठीक है, मतलब कि हम देख रहे हैं 1973-74 का डेटा जो डार्क में आप लोगों को दिखेगा एंड 2011-12 का डेटा जो कि आपको लाइट में दिखेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा कहां पर 1973-74 की बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पुअर यहाँ पर दिख रहे हैं हमें, दैट इज उड़ीसा में। ठीक है, फिर उसके बाद में डिक्लाइन कहां पे, मतलब कि इसके बाद वाले कौन से स्टेट से, तो ये देखो 62, 63 ये बिहार,
आपका हो गया मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, इनमें बहुत ज्यादा दिखे। फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं ये आया 57, दैट इज उत्तर प्रदेश, और फिर ये आया तमिलनाडु 55 पर। तो ये कुछ सबसे ज्यादा यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पावर्टी है। फिर अगर वही सेम चीज हम देखें 2011-12 में, तो 2011-12 का क्या सिनेरियो है, 2011-12 में मतलब कि हमें लाइट वाला देखना है। ओके, सो इसमें मैं देखूं तो ये 36 सबसे ज्यादा है, ये 36। सो ये कहाँ है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। देन उसके बाद में ये आया हमारा 34 बिहार, फिर आता है हमारा ये 30 दैट इज उत्तर प्रदेश। तो देखो अभी भी हमें वही सारे स्टेट्स में सबसे ज्यादा जो है पावर्टी दिख रही है। फिर उसके बाद में आ गया 23 वेस्ट बंगाल। बाकी के अगर हम स्टेट्स देखें, जैसे कि गुजरात हुआ तो 1973-74 में 48 मिलियंस के आसपास था और ये 22 हो गया। और देखो आंध्र प्रदेश में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 49 था, लेकिन बहुत ज्यादा स्टीप डिक्लाइन हुआ 2011-12 में आंध्र प्रदेश में पुअर लोगों का। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स हैं और ये कुछ बता रहे हैं, मतलब ये जो ग्राफ है वो हमें शो कर रहा है कि कौन से स्टेट में कितनी पावर्टी देखने को मिली हमें फ्रॉम 1973-74 टू 2011-12। ठीक है, आप लोगों को बेसिकली करना है क्या है, 5 स्टेट्स का नाम याद रखना है, दैट इज बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल की। ये जो है इनमें अभी भी हमें सबसे ज्यादा पावर्टी देखने को मिलती है। ठीक है, एंड सबसे इनमें टॉप कौन कर रहा है, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। ठीक, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। और जो नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया, ये क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश रूल एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियंस। ओके, इसके पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, तो वो हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ पुअर्स के बारे में, कि इंडिया में नंबर ऑफ पुअर कितने हैं। उसमें हम लोगों ने एक ऑफिशियल डेटा देखा था फ्रॉम 1973 टू 2012 तक का। आई होप सो कि वो आप लोगों को क्लियर होगा। अब ये जो लेक्चर है इसमें जो हमारे पास में जो इस लेक्चर का टॉपिक है वो क्या है, ब्रिटिश रूल एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडियंस। हमें अब रिकैप करना है अपना चैप्टर नंबर 1, कौन सा था वो, इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वो जो चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 1, उसमें हम लोगों ने सब कुछ देखा था, मतलब कि अच्छे से पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स के कारण इंडियन इकोनॉमी पर क्या क्या इफेक्ट हुए थे। राइट, अब ये जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल उससे कनेक्टेड है। अगर आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पता होगा तो ये लेक्चर तो मुझे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं होगी, आप खुद अपने आप समझ जाएंगे कि ब्रिटिश रूल के कारण लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडियंस पर क्या एडवर्स इफेक्ट हुआ था और क्यों हुआ था, उसका रीजन क्यों क्या था, कि क्यों ब्रिटिश रूल के कारण हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है और हमारे जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो एक नेगेटिव में हमें देखने को मिला था। राइट, सो देयर इज नो डाउट दैट ब्रिटिश रूल हैड अ सस्टेनेबल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, सब्सटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। ये तो हमें बिल्कुल पता है, इसमें तो 1% भी डाउट नहीं है कि ब्रिटिशर्स के कारण कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल, हम ये तो रात में भी हमने कोई उठा के पूछ ले कि क्या ब्रिटिश रूल अच्छा था, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसके कारण हमारी इकोनॉमी पे बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए हैं। राइट, अब इकोनॉमी पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए थे ये तो आप लोगों को शायद अभी पता चला होगा, या आप लोगों ने आपकी हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता चला ही होगा, बट इंडियन इकोनॉमी पर क्या क्या हुआ था ये आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है, जो हम लोगों ने अपना फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, तो अब और क्या क्या, मतलब कैसे डिस्ट्रॉय किया ब्रिटिश रूल ने, वही हमें इस भी वीडियो में देखना है। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन इंडस्ट्रीज। देखो कितना अच्छे से हम लोग इसे फ्रेम करके बोल रहे हैं कि सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया गया। हम किसी चीज को सिस्टमैटिकली करते हैं किस पर्टिकुलर मोटिव से कि इससे कुछ अच्छा आउटकम मिलेगा। अब देखो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, सिस्टमैटिकली इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, अब उनके लिए तो ये चीज सही थी ना, वो तो चाहते ही थे कि इंडियन इकोनॉमी को वो अच्छे से डिस्ट्रॉय कर दे, इंडियन इकोनॉमी को उन पर डिपेंडेंट इकोनॉमी बना दे और इंडिया जो है उसे बिल्कुल ब्रिटिश रूल के अंडर रखे वो, लेकिन वो उस चीज में जो है कामयाब नहीं हो पाए, सक्सेसफुल नहीं हुए, हम लोग ही हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके कारण। ठीक है, तो
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया। क्यों डिस्ट्रॉय किया था? देयर प्राइमरी मोटिव बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू फोल्ड, टू गेट रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन, जूट एक्सेट्रा from India at cheap rates to be used by upcoming modern industries in Britain। ठीक है, क्यों डिस्ट्रॉय किया गया? ताकि जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो कर सके। ठीक है, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को ग्रो करवाने के लिए जो है उन्होंने इंडिया को यूज किया। कैसे यूज किया? इंडिया से रॉ मटेरियल्स लिया चीप रेट्स पर। अब मतलब कि इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन चुका था। आई होप सो कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 आप लोगों ने पढ़ा है और पूरा अच्छे से याद है। अगर याद होगा तो आप लोगों को ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। क्या किया था जो ब्रिटिशर्स थे? उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाया था और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बनाया था। ठीक है, अब ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते थे उसमें जो एक्सपोर्ट होते थे दैट इज जो रॉ मटेरियल्स थे वो चीप रेट पर एक्सपोर्ट किए जाते थे और जो इंपोर्ट होता था वो कॉस्टियर होता था। ठीक है, उसमें कॉस्ट ज्यादा लगती थी। मतलब कि जो फिनिश गुड्स आते थे ब्रिटेन से वो हमारे लिए महंगे हुआ करते थे। तो ये देखो यहाँ पर सबसे बड़ा यहीं पर ही समझ में आएगा कि जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो चीप रेट पर कर रहे हैं तो वो एक हमारे लिए लॉस हुआ। उसके बाद में जब इंपोर्ट हो रहा है तो वो इंपोर्ट भी किस चीज में मिल रहा है हमें, उसकी कॉस्ट हमें ज्यादा पे करनी पड़ रही है। मतलब कि इंडिया से जो इंडिया का मनी है वो भी बाहर जा रहा है, राइट। और जब रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट हो रहे थे स्टूडेंट्स, तो सिंपल सी चीज है, जब आपके रॉ मटेरियल्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप आपकी कंट्री में उन रॉ मटेरियल्स को यूज कर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, राइट। इसका मतलब कि हमें उनकी इंडस्ट्रीज पर, ब्रिटेन के जो फाइनल गुड्स थे उन पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा था हमारी जो भी डिमांड थी वो फुलफिल करने के लिए, राइट। तो ये हमारी एक नेसेसिटी बन गई थी कि अब हमें वहीं से जो गुड्स आ रहे वो परचेज करने पड़ेंगे। और रॉ मटेरियल्स को यहाँ से बाहर ले जाने का सिंपल सा मोटिव क्या था ब्रिटिशर्स का, कि रॉ मटेरियल्स हमें चीप रेट में मिलेंगे। उसके बाद में हम इंडिया की, मतलब कि दैट इज ये ब्रिटिशर्स की ऐसी पॉलिसीज थी कि वो लोग इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है उन्हें ग्रो नहीं करने देंगे। जब इंडिया की इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं करेंगी तो ऑब्वियस सी चीज है कि इंडिया के जो लोग हैं उन्हें गुड्स तो चाहिए होंगे, तो गुड्स उन्हें ब्रिटिशर्स से ही लेने पड़ेंगे। और ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग अपने मर्जी से कोई दूसरी कंट्री से भी इंपोर्ट नहीं करवा सकते थे। जो ब्रिटिशर्स ने बोल दिया वही गवर्नमेंट थी उस टाइम पर तो हमारी, तो जो उन्होंने बोल दिया वही हमें सुनना पड़ेगा, राइट। सो ये जो इंडियन इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया गया, ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, उसका एक मोटिव क्या था? रॉ मटेरियल्स उन्हें मिल जाए चीप रेट्स पर। और जो दूसरा मोटिव था वो क्या था? to sell finished products like cotton cloth of British industries in Indian market at higher prices। finished products को higher prices पर इंडिया में सेल करना, ये उनका सेकेंड मोटिव था। ठीक है, तो ये दो मोटिव्स थे जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनके कारण हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो डिग्रेड हुआ। देखो पहले ही जब ब्रिटिशर्स आए स्टूडेंट्स, तो हमारी जो कंट्री थी वो ज्यादा किस पर बेस्ड थी? वो थी एग्रीकल्चर सेक्टर पर। ठीक है, मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही कम था। जो कुछ थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज सेटअप होना स्टार्ट हुई हो या जो कुछ थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड थी वो भी जो है ब्रिटिशर्स के कारण उनमें भी हमने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा। और हमारी जो कंट्री थी वो पूरी किस पर डिपेंडेंट हो गई थी? ब्रिटिशर्स पर। क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स गुड देंगे तभी हम कंज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज हम उन्हें कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा पहला हम पॉइंट बता सकते हैं कि ब्रिटिश रूल जो था उसका कैसे नेगेटिव इंपैक्ट हुआ इंडिया पर। ठीक है, फिर अगर हम जाते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पर,
more than 70% of Indians were engaged in agriculture throughout the British Raj period. ठीक है, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारा उस टाइम पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ करता था, बहुत ज्यादा लो क्वालिटी या विशुद्ध से उतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो रहा था, जो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होते थे, वो भी ऐसा होता था कि ज्यादातर एक वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती थी। उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब सिंपल इतना होता है कि आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हो वो खुद के ही कंजम्पशन में यूज कर रहे हो, आप उसे मार्केट में सेल नहीं कर रहे हो, उसे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मोर देन 70% ऑफ इंडियंस जो थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंट थे। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने एक और चीज की थी कि हमारी जो फूड ग्रेन्स थे या फूड क्रॉप्स जो थी, वहां से जो हमारे फार्मर्स थे उन्हें शिफ्ट करवाया कहां पर? कैश क्रॉप के प्रोडक्शन पर। और ऐसा क्यों किया गया? कैश क्रॉप के प्रोडक्शन पर क्यों शिफ्ट किया गया? तो सिंपल सी चीज थी, टू गेट दी रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ये जो कैश क्रॉप्स है इनसे रॉ मटेरियल्स मिलते, इसलिए कैश क्रॉप पर शिफ्ट करवाया गया। एंड सेकेंड चीज, फूड क्रॉप्स अब अगर हमारी कंट्री में नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमें फूड क्रॉप्स के लिए भी या फूड ग्रेन्स के लिए भी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। बेसिकली हमारी जो कंट्री है उसे डिपेंडेंट बनाया जा रहा था। ठीक है, तो ये एक शिफ्ट भी करवाया गया। अगर यही सेम शिफ्ट फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में ना जाकर अगर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ये शिफ्ट करवाती कि एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर पर चले जाएं, तो वो ज्यादा बेटर होता, लेकिन वो चीज नहीं की गई। इसके अपार्ट हम लोगों ने क्या देखा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके जो भी पॉलिसीज वगैरह थी, उनकी जो भी अंदर से मतलब था उन्हें कि उन्हें पूरा कंट्री को डिपेंडेंट, इंडिया को डिपेंडेंट बनाना है उन पर, तो उसके अकॉर्डिंग और उनकी कंट्री को डेवलप करने के लिए उन्होंने हमारी कंट्री को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया था। ठीक है, Then under British rule, India began to export food grains. ठीक है, और एक और चीज हुई थी कि ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिया जो है वो फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करने लगी। अब देखो ये दोनों थोड़ा सा ये जो सेकेंड और थर्ड पॉइंट है वो थोड़ा सा दोनों में इंटरलिंक देखते हैं हम। फूड ग्रेन्स से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने शिफ्ट किया इंडियन फार्मर्स को कैश क्रॉप पर। ठीक है, ऑलरेडी लो प्रोडक्टिविटी थी। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने। फूड ग्रेन्स की ऑलरेडी लो प्रोडक्टिविटी थी। अब जब ऑलरेडी लो प्रोडक्टिविटी में उन्होंने फूड ग्रेन्स से शिफ्ट करवाया कैश क्रॉप पर, तो यहां पर ये जो प्रोडक्टिविटी थी वो और कम हो गई। ठीक, अब ये कम हुई तो हमारी कंट्री के पास खुद के पास इतना फूड ग्रेन नहीं था कि वो जितने भी लोग हैं उनकी जो डिमांड है वो फुलफिल कर सके। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं उन्हें अच्छे से भरपेट खाना दे सके, इतना फूड ग्रेन नहीं था। उसके बाद में जो एक्सपोर्ट है फूड ग्रेन्स का वो भी स्टार्ट करवा दिया। मतलब कि ऑलरेडी जो लो प्रोडक्टिविटी है या जो ऑलरेडी लो प्रोड्यूस हमें मिल रहा है उसके बाद में हम उसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री के लिए फूड कहाँ है? फूड बच ही नहीं रहा है। इट मीन्स कि हम जो फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम दूसरों के लिए दे रहे हैं और हमारी कंट्री में हम देख रहे हैं कि भूखमरी छा रही है। राइट, जो फेमाइन्स हैं वो अकर कर रहे हैं और उसके कारण हमारे जो इंडियन लोग हैं उनकी बहुत सारी डेथ्स हो गई। और हमने देखा कि अगर डेथ नहीं हुई है तो कोई बहुत वीक हो गया है, बहुत सारी डिसीजेस हो गई है, सिक होता जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। ओके, इट मीन्स कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो और डिग्रेड होती जा रही है। राइट, तो ये कुछ इफेक्ट थे, ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट थे ब्रिटिश रूल के। इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट फेमाइन्स, एज मेनी एज 26 मिलियन पीपल डाइड इन फेमाइन्स बिटवीन 1875 टू 1900। राइट, इस टाइम ड्यूरेशन में एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ फेमाइन्स। ठीक, तो ये कुछ वैसे तो ब्रिटिश रूल के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं और इन्हीं सारे ये कुछ जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ये कुछ मेन है, इन्हीं से सारी हर एक चीज जो है
वो हमें देखने को मिलती है। हमें ये भी पता है कि उनसे कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी हुए थे। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या हुए थे हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। वो कुछ भले ही थोड़े थे लेकिन थे तो, लेकिन वी नो कि बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे। तो ब्रिटिश रूल के कारण भी पावर्टी जो है वो जनरेट हुई इंडिया में, लोगों से उनका काम छीन लिया गया। जैसे कि इंडस्ट्रीज में हमने देखा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो जो लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते थे उनसे उनका काम छीन लिया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, उसमें कोई भी ग्रोथ या फिर वी शुड से उसमें कोई भी इनोवेशन हमें देखने को नहीं मिली। उसके बाद में यहाँ के लोगों का खाना हम और किसी कंट्री के लोगों को दे रहे थे, तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा पावर्टी देखने को मिल रही थी। लोगों के पास में इतना पैसा नहीं था कि वो कुछ खरीद सकें और उनकी जो डिमांड्स है वो फुलफिल कर सके। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल के कारण भी हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा पावर्टी हमें देखने को मिली। आई होप सो कि आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर वीडियो था, ये जो पर्टिकुलर हमारा टॉपिक था, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। दैट इज एग्रीकल्चर जो है वो अभी भी सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, या अभी भी हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।